अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अगर आपको आवाज़ आ रही है मेरी तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं लेक्चर स्टार्ट कर सकूँ। ओके ग्रेट। अच्छा, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्डप्रेस टेम्पलेट हायरार्की को कल के लेक्चर में। सो आई थिंक सो क्वेश्चन किसी का नहीं होना चाहिए जितनी डिटेल में हमने जो डिस्कस कर ली है, बट इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी रिलेटेड टू वर्डप्रेस टेम्पलेट हायरार्की। अगर किसी का कल के लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ लें, अदरवाइज आई विल मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट थिंग। क्लियर है सबको कल वाला काम? अच्छा जी, एक चीज जो डिस्कस नहीं हुई प्रॉपरली, उसको पहले डिस्कस करना चाहूंगा। दैट इज आवर पेज स्ट्रक्चर। किसी भी पेज का बेसिक वर्डप्रेस पेज का स्ट्रक्चर क्या होता है एंड हाउ बेसिकली थिंग्स आर वर्किंग, ये समझना बड़ा जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। कोड मैं ओपन कर रहा हूँ एंड दिस इज आवर वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट, और इसके अंदर हमारा थीम है मैगजीन, न्यूज़पेपर, जिसका हमने चाइल्ड क्रिएट किया है। अच्छा, समझना हम क्या चाह रहे हैं। बेसिक वर्डप्रेस पेज पेज स्ट्रक्चर क्या होता है। जब भी आप पेज को ओपन करते हैं आप देख रहे हैं हेडर आ रहा है पेज के स्टार्ट में। देन देयर कम्स बॉडी। बॉडी के अंदर आपके पास समटाइम्स पोस्ट आ रही हैं डिफरेंट टाइप्स की एक ही पेज के ऊपर, और समटाइम आपके पास स्टैटिक कंटेंट आ रहा है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपके पास कुछ मतलब फुटर और साइड बार इस तरह की चीजें आ रही होती हैं। अब ये सारा कुछ कहाँ से आता है, कैसे होता है, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जितने भी आपके पेजेस हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो वर्डप्रेस है दैट इज अ ब्लॉग, जो समझने वाली चीज है। आपका वर्डप्रेस ब्लॉग है। ब्लॉग का बेसिक काम ही होता है कि वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन ऑडियंस के साथ अपडेटेड कंटेंट को शेयर करे, ठीक है। तो जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो आपका जो होम पेज होता है उसके ऊपर नॉर्मली आपके पास डिफरेंट पोस्टें आ रही होती हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें सैम्पल पोस्ट, सैम्पल पोस्ट, सैम्पल पोस्ट, तो एक पेज के ऊपर मल्टीपल पोस्टें आ रही हैं। लेकिन अगर मैं किसी स्पेसिफिक पेज पे जाता हूँ, जैसे टेस्ट 2 पे चला जाता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ इस टेस्ट 2 का कंटेंट आ रहा है, ठीक है। ये भी पेज है और इसको भी हम पेज बोलते हैं। ये होम पेज है, ये हमारा टेस्ट 2 का पेज है। अब किस तरह से पता लगेगा होम पेज के ऊपर जो है वो सारे जो ब्लॉग पोस्ट हैं लेटेस्ट वो आनी चाहिए या स्टैटिक कंटेंट आना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी मर्जी का डिजाइन हो होम पेज के ऊपर, मेरी मर्जी का यहाँ पे एक बैनर आ रहा हो, उस बैनर के नीचे मेरी मर्जी के यहाँ पे एक ग्रिड आ रही हो, उस ग्रिड के नीचे मेरे पास एक कॉन्टेक्ट फॉर्म आ रहा हो और उसके नीचे मेरे पास फुटर आ रहा हो। मुझे इस तरह का होम पेज चाहिए। तो व्हाट विल डिटरमिन कि होम पेज जो है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। आइदर इट विल कंटेन सिंपल पोस्ट और इट विल कंटेन स्टैटिक कंटेंट जो कि हम ऐड करना चाह रहे हैं। इसके लिए सबसे मॉडर्न चीज़ आपके पास सेटिंग, वर्डप्रेस सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे यहाँ पर रीडिंग की ऑप्शन है। इस रीडिंग के ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये दो कंट्रोल नजर आ रहे हैं, ठीक है। पहला कंट्रोल योर लेटेस्ट पोस्ट, दूसरा स्टैटिक पेज। अगर आप चाहते हैं कि आपके वर्डप्रेस के होम पेज के ऊपर सारी पोस्टें आ जाए, जितनी भी लेटेस्ट पोस्टें आप शेयर करें वो आए, तो बाय डिफॉल्ट जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ये सेटिंग अप्लाई हो रही होती है, ठीक है। और ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट 10 पोस्ट और सिंडिकेशन फीड शो द मोस्ट रिसेंट 10, और ये
सेटिंग्स इसी से रिलेटेड है। ये ब्लॉग जो विजिबिलिटी है सर्च इंजन के लिए, उसकी सेटिंग है जो आप इंस्टॉलेशन में करते हैं। अब अगर आप अपने होम पेज के ऊपर जाएंगे तो आपको सिर्फ लेटेस्ट पोस्ट नजर आएंगी। ठीक है, पहले जो था वो व्यू डिफरेंट था, अभी जो मेरा व्यू आ रहा है वो डिफरेंट है। सिर्फ मेरे पास ये एक एडिशनल चीज़ आ रही है, रिलेटेड पोस्ट का ये विजेट आ रहा है। इस पे इसको बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास सिर्फ अब पोस्टें आ रही हैं। पहले आपके पास डिफरेंट व्यू था, अब डिफरेंट व्यू है। अगर मैं इसको अब चेंज कर देता हूँ, स्टैटिक पेज करता हूँ, यहाँ पे होम सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ब्लॉग सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब सेव करवाता हूँ चेंजेस को। अब इसी को हम लोग न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। ये विजिट ऐसे ही आ रहा है, रिसेंट न्यूज सैंपल पोस्ट टू। अभी देखेंगे यहाँ पे ग्रिड आ रही है, इसका व्यू और इसका व्यू डिफरेंट है। यहाँ पे सारी आपकी पोस्टें आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे सारी आपकी अब आपके पास ग्रिड आ रही है। तो ये व्यू और है और वो व्यू और है। इसमें इसके बाद न्यूज़ आर्काइव की विजिट आ गई, उसके बाद आपकी पोस्टें आ रही है, लेकिन यहाँ पे आपके पास स्ट्रेट अवे पोस्टें आ गई हैं, उसके ऊपर सिर्फ दो विजिट्स हैं। तो ये दोनों व्यूज डिफरेंट हैं। तो बेसिकली आपका जब होम पेज चलता है तो आपके पास पोस्टें आनी है या स्टैटिक पेज आना है, उसकी सेटिंग आपकी यहाँ से हो गई। फिर एक चीज़ टेम्पलेट हायरार्की में कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो हमने छोड़ दी। इसलिए छोड़ दी क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा है कि नीड अ फ्रेश माइंड फॉर दिस, इसलिए आज इसको डिस्कस करने लगे। जब भी आप अपना होम पेज रन करेंगे, बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस सेट्स योर साइट्स होम पेज टू डिस्प्ले योर लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट। ये बात अभी हमने की कि जब भी आप नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो आपकी सेटिंग में रीडिंग की ऑप्शन में लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट की ऑप्शन सेलेक्ट हुई होती है। दिस पेज इज कॉल्ड द ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स पेज। ठीक है, इस जो पेज है उसको बोलते हैं ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स पेज। You can also set your blog post to display a separate static page. The template file home.php is used to render the blog post index page, whether it is being used as the front page or on separate static page. ठीक है, यानी कि अगर आपका home.php एग्जिस्ट करता है तो उसका काम क्या है कि वो आपका ब्लॉग पेज को ब्लॉग इंडेक्स पेज पे शो करवाएगा। इफ home.php does not exist, WordPress will use index.php। अगर home.php नहीं है तो WordPress किस फाइल को यूज करेगा? index.php को। if front page exists it will override home.php template। ठीक है, ये तीन फाइलें एक रिलेशन में चल रही हैं। रिलेशन क्या है? रिलेशन आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहाँ पे द फ्रंट पेज डॉट पी एच पी, या अगर इस इन तीन लाइनों को देखें तो ये कह रहा है कि आपका जो होम पेज है उसके ऊपर ब्लॉग इंडेक्स, उसके ऊपर अगर सारी पोस्ट लिस्ट हो रही हैं तो उस पेज को हम बोलेंगे बोलेंगे ब्लॉग इंडेक्स पेज। और ब्लॉग इंडेक्स पेज के लिए जो पीछे टेम्पलेट यूज होता है वो है होम डॉट पी एच पी। ठीक है, और अगर होम डॉट पी एच पी ना मिले तो ब्लॉग इंडेक्स पेज के लिए इंडेक्स डॉट पी एच पी का पेज यूज हो जाता है। जैसे हम इस थीम में गए, यहाँ पे जाके हमारे पास आ रहा है होम डॉट पी एच पी अगर अवेलेबल है तो लेट्स सी दैट। नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे पास आ रहा है फ्रंट पेज, ये वाला पेज। ठीक है, इसके अंदर उसने होम का टेम्पलेट फॉलो कराया हुआ है। अगर होम डॉट पी एच पी नहीं होगा तो फॉल बैक करेगा इंडेक्स डॉट पी एच पी पे। साथ साथ कह रहा है अगर फ्रंट पेज डॉट पी एच पी एग्जिस्ट करेगा तो ये होम डॉट पी एच पी को ओवरराइड करा देगा। यानी कि अगर फ्रंट पेज की फाइल है तो वो होम के ऊपर भी प्रायोरिटी ले लेगी। जैसे इसको कोड को मैं कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी प्रिंट करवा देता हूँ। दिस इज माई फ्रंट पेज। ठीक है, एग्जिट। अब आगे अपनी वेबसाइट को लोड करते हैं। तो इसका मतलब है कि राइट नाउ क्योंकि मेरे पास फ्रंट पेज एग्जिस्ट करता है तो मेरी फाइल जो है वो फ्रंट पेज को ही चला रही है। ठीक है, और अगर यहाँ पे होम डॉट पी एच पी की फाइल एग्जिस्ट करती हो, इधर ही हम होम डॉट पी एच पी की फाइल बना देते हैं।
और यहाँ पे प्रिंट लगाते हैं इफ देयर इज नो फ्रंट पेज सेट देन if there is no front page, WordPress will look for home for PHP file. ठीक है। अब बाय आप इसको देखें, जो हमें टेम्पलेट है हालांकि अगर फ्रंट पेज एग्जिस्ट करता तो ये होम को ओवरराइड कर देगा, यानी होम के ऊपर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। रिफ्रेश करते हैं तो फ्रंट पेज एग्जिस्ट करता तो फ्रंट पेज की ही फाइल चलेगी, लेकिन अगर मैं फ्रंट पेज की फाइल का या तो नाम चेंज कर दूं या ये फाइल डिलीट कर दूं, पेज एफ कर दिया मैंने इसका नाम, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो वर्डप्रेस जो है वो फॉल बैक करेगा किस पे, बाय दिस डेफिनेशन। बाय दिस डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस क्या शो करता है, ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स पेज, दिस पेज इज कॉल्ड द ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स, यू कैन आल्सो सेट योर ब्लॉग पोस्ट और डिस्प्ले सेपरेट स्टैटिक पेज, टेम्पलेट फाइल home.php is used to render blog index page। ठीक है। बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस क्या शो करता है, लेटेस्ट पोस्ट है, उसके लिए जो पेज जो भी डिस्प्ले हो रहा है उसको बोलेंगे ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स, और उसके लिए टेम्पलेट यूज होता है home.php। आपने क्या किया कि आपका फ्रंट पेज जो था आपने उसको डिलीट कर दिया, फ्रंट पेज प्रायोरिटी लेता था होम के ऊपर, अब हम चाहते हैं कि फ्रंट पेज अगर डिलीट हो गया तो home.php चले, लेकिन फ्रंट पेज डिलीट होने के बाद home.php चलेगा तब जब आपके लेटेस्ट पोस्ट डिस्प्ले हो रहे होंगे। अगर आप सेटिंग में देखें तो आपके पास इस टाइम आ रहा है स्टैटिक पेज, इसको अगर मैं करता हूँ जो लेटेस्ट पोस्ट और सेव करता हूँ तो अब इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अब मेरे पास फ्रंट पेज नहीं था तो home.php फाइल चल रही है। यानी जब आपकी सेटिंग में योर लेटेस्ट पोस्ट की सेटिंग अप्लाई होगी तो पीछे फाइल चलेगी home.php। ठीक है। और अगर आपने home.php की फाइल पीछे आपकी पड़ी हुई है और आपकी सेटिंग योर लेटेस्ट पोस्ट नहीं है, स्टैटिक पेज है, तो फिर home.php की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आपकी सेटिंग जो लेटेस्ट पोस्ट है तो फिर फाइल पीछे चलेगी home.php। और अकॉर्डिंग टू दिस टेम्पलेट हायरार्की, अगर home.php डज नॉट एग्जिस्ट तो वर्डप्रेस विल यूज index.php। तो अगर हम home.php को डिलीट कर देते हैं या रीनेम कर देते हैं, homex कर देते हैं इसे, और इंडेक्स वाली फाइल में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ लिख देते हैं, नाउ आई एम इनसाइड इंडेक्स फाइल। ठीक। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये फॉल बैक करके इंडेक्स फाइल पे आ गया है। क्यों? क्योंकि सेटिंग में लिखा हुआ है कि होम पेज पे होना चाहिए योर लेटेस्ट पोस्ट, योर लेटेस्ट पोस्ट होगा तो वर्डप्रेस चेक करेगा पीछे home.php की फाइल है, home.php की फाइल है तो वर्डप्रेस उसे चला देगा, नहीं तो फॉल बैक करके आ जाएगा index.php पे। एक केस ये हो गया। अब अगर यहाँ पे योर लेटेस्ट पोस्ट सेट नहीं है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर योर लेटेस्ट पोस्ट सेट नहीं है, स्टैटिक पोस्ट स्टैटिक पेज सेट है, और स्टैटिक पेज में मैं कोई भी पेज पिक कर लेता हूँ, यहाँ से होम पिक कर लेता हूँ, यहाँ से ब्लॉग पिक कर लेता हूँ, यानी पोस्टों वाला जो पेज होगा वो होम नहीं होगा, वो ब्लॉग का पेज होगा, वहाँ पे ब्लॉग के पेज पे सारी पोस्टें आ रही होंगी और होम पेज पिक की जगह होम का जो एडमिन का पेज है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको मैं सेव करता हूँ, पीछे अगर मैं देखूँ तो होम का पेज भी एग्जिस्ट नहीं करता, फ्रंट पेज भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। ना होम एग्जिस्ट करता है ना फ्रंट एग्जिस्ट करता है, फ्रंट का भी नेम मैंने चेंज किया हुआ है, होम का भी नेम चेंज किया हुआ है, index.php का पेज एग्जिस्ट करता है। अब अगर मैं जाके इस वेबसाइट का होम पे चलाता हूँ तो ना इंडेक्स चला है, ना होम चला है, ना इंडेक्स चला है, ना होम चला है, ना फ्रंट चला है। अभी कौन सा पेज चल रहा है? अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि अब मेरा कौन सा पेज जो है वो इस टाइम रनिंग कंडीशन में है? तो अगर मैं टेम्पलेट हायरार्की में फ्रंट पेज पे आऊँ, द फ्रंट पेज डॉट पीएचपी टेम्पलेट फाइल इज यूज्ड टू रेंडर योर साइट्स फ्रंट पेज whether the front page displays the blog index post or a static page। अगर आपका सेटिंग के अंदर आपके पास ब्लॉग इंडेक्स पोस्ट ये सेट है या ये सेट है, दोनों कंडीशन में अगर फ्रंट पेज की फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो चलेगी। सो राइट नाउ हमारे पास ये सेट है और फ्रंट पेज की फाइल नहीं है, तो अगर हम फ्रंट पेज की फाइल को रीसेट कर दें और अब अपने पेज को लोड करें तो देखा फ्रंट पेज मेरा अगेन वर्किंग में, यानी कि सेटिंग में अगर ये हो या ये हो कोई भी हो, फ्रंट पेज जो है वो मेरा रनिंग में होगा अगर वो एग्जिस्ट करता है तो।
अच्छा, अगला इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये वाला जो पार्ट है, दिस राइट नाउ, इसमें एक चीज जो है वो चल रही है, वो कौन सी है? whether the front page displays the blog post index mentioned above or a static page। ठीक है। फ्रंट पेज डॉट पीएचपी टेम्पलेट फाइल इज यूज टू रेंडर योर साइट्स फ्रंट पेज। ये वाली फाइल आपका जो फ्रंट पेज है उसको रेंडर करने के लिए यूज होती है। वेदर द फ्रंट पेज डिस्प्लेज द ब्लॉग इंडेक्स पेज और अ स्टैटिक पेज, चाहे कि आपकी जो सेटिंग है वो ब्लॉग इंडेक्स पोस्ट को आपने पिक किया हो या स्टैटिक पेज को पिक किया हो। तो राइट नाउ ब्लॉग इंडेक्स पोस्ट के ऊपर जाके स्टिल मेरा इंडेक्स का पेज चल रहा है, लेकिन स्टैटिक पेज पे मेरे पास फ्रंट पेज चल रहा है। तो एक इसके अंदर एक माइनर सी कंफ्यूजन है जिसको विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट लेटर। लेकिन अगला जो कंसेप्ट है, द फ्रंट पेज टेम्पलेट टेक्स प्रेसिडेंस ओवर द ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स होम डॉट पीएचपी, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर फ्रंट पेज एग्जिस्ट करता है तो वो होम डॉट पीएचपी के ऊपर प्रेसिडेंस ले जाएगा। इफ द फ्रंट पेज डॉट पीएचपी फाइल does not exist, WordPress will either use home.php और page.php। अब एक नई फाइल इंक्लूड हो गई है, दैट इज page.php। अगर तो फ्रंट पेज की फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वर्डप्रेस विल आइदर यूज होम पीएचपी और पेज पीएचपी। फिर होम पीएचपी और पेज पीएचपी कब यूज करेगा वो फिर डिफाइंड होगा। अगर तो ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स पीछे सेटिंग होगी तो होम को पिक करेगा, नहीं तो पेज डॉट पीएचपी की फाइल को पिक करेगा, डिपेंडिंग ऑन द सेटअप इन द सेटिंग्स रीडिंग, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इफ नाइदर ऑफ दोस फाइल्स एग्जिस्ट इट विल यूज इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल। अगर ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो वर्डप्रेस चला जाएगा इंडेक्स डॉट पीएचपी के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम देखें पेज डॉट पीएचपी मेरा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और मेरे पास जो है होम डॉट पीएचपी एग्जिस्ट नहीं करता, फ्रंट पेज एग्जिस्ट करता है। इसको भी अगर मैं यहाँ पे एक्स कर देता हूँ और अब अपने पेज को रन करता हूँ, तो फॉल बैक मेरा जा रहा है इंडेक्स की फाइल के ऊपर, क्योंकि होम जो है मेरा एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर सेटिंग में जाके मैं इसको फिर स्टैटिक पेज पे कर लूँ, अब इस केस में फ्रंट पेज भी नहीं है, इस केस में होम भी नहीं है, इंडेक्स की फाइल है और सेटिंग में आपने सेलेक्ट किया स्टैटिक पेज। अब आप रिफ्रेश करेंगे तो वर्डप्रेस जो है वो फॉल बैक करके इंडेक्स पे नहीं जाएगा, अब वर्डप्रेस फॉल बैक करके जाएगा पेज डॉट पीएचपी के ऊपर। तो राइट नाउ इस पेज को रन करने के लिए जो फाइल चल रही है दैट इज पेज डॉट पीएचपी। ठीक। तो इसका मतलब है अगर सेटिंग के अंदर वर्डप्रेस की रेटिंग की सेटिंग के अंदर अगर आपने ये और लेटेस्ट पोस्ट किया हुआ है तो वर्डप्रेस किस फाइल को पिक करेगा? वर्डप्रेस पिक करेगा होम डॉट पीएचपी को। अगर होम डॉट पीएचपी एग्जिस्ट नहीं करती तो वर्डप्रेस पिक करेगा इंडेक्स डॉट पीएचपी को। क्लियर हो गया? अगर मेरे पास सेटिंग्स के अंदर जो है सेटिंग सिलेक्ट हुई है स्टैटिक पेज, तो वर्डप्रेस पहले चेक करेगा फ्रंट पेज के टेम्पलेट को। अगर फ्रंट पेज का जो टेम्पलेट है वो नहीं एग्जिस्ट करता तो वर्डप्रेस फॉल बैक करेगा पेज डॉट पीएचपी पे। और अगर होम डॉट पीएचपी पे अगर होम डॉट पीएचपी एग्जिस्ट नहीं करता तो फॉल बैक करेगा पेज डॉट पीएचपी पे। अगर पेज डॉट पीएचपी एग्जिस्ट नहीं करता तो वर्डप्रेस फॉल बैक करेगा इंडेक्स के पेज के ऊपर। ठीक है। यानी स्टैटिक पेज के केस में आप ग्रेजुअली चारों स्टेप कवर करते हैं और योर लेटेस्ट पोस्ट के केस में आप दो स्टेप कवर करते हैं, आइदर होम डॉट पीएचपी और इंडेक्स डॉट पीएचपी। तो ये छोटा कंसेप्ट है जो काफी सारे लोगों को कंफ्यूज करता है एट सम पॉइंट। तो ये शेयर मैंने आपके साथ इसलिए किया है कि समटाइम्स आप जब थीम बाय करते हैं, प्रीमियम थीम बाय करते हैं, वहां पे आपके पास डेमो के अंदर प्री सिलेक्टेड टेम्पलेट होता है कोई ना कोई, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रही होती कि हो बस कहाँ से एडिट होना है। ठीक है। तो आपको अगर फाइल का आइडिया हो जाए कि राइट नाउ मेरी एडमिन की सेटिंग क्या है और मेरा होम पेज कौन सा सिलेक्ट है, स्टैटिक है तो पीछे या तो फ्रंट पेज की फाइल होगी या होम की फाइल होगी या पेज डॉट पीएचपी होगी या इंडेक्स होगा, इन चारों में से कोई एक फाइल काम कर रही होगी। मैं ये सारा जो कोड मैंने किया इसको अनकमेंट कर रहा हूँ और ये होम एक्स की फाइल को भी मैं रीनेम करके वापस होम डॉट पीएचपी कर रहा हूँ और जो फ्रंट पेज की फाइल है इसको भी इसका कोड जो है वापस करते हैं और इसको रीनेम करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं जब आप एक सिंपल पेज रन करते हैं, टेस्ट 2 की फाइल को आपने रन किया। ये जो सारा कंटेंट आ रहा है, जब भी आप कोई भी पेज चलाएंगे वो पेज जिसको पीछे डिफॉल्ट टेम्पलेट लग रहा है,
ऐसा पेज जिसके पास जो टेम्पलेट यहाँ पर साइन हुआ दैट इज अ डिफॉल्ट टेम्पलेट, अगर आप उसको रन करते हैं तो आपके बैकएंड में जो फाइल जो चल रही होती है दैट इज पेज डॉट पी। अगर हम यहाँ पे इसको चेक करना चाहें तो हम प्रिंट लगा के चेक कर सकते हैं इनसाइड पेज डॉट पी। अगर टेस्ट टू का टेम्पलेट तो नहीं बना हुआ कहीं पे, ये टेस्ट टू का टेम्पलेट बना हुआ तो दैट इज काजिंग इशू, इसको रीनेम कर दें। अब चेक करें, क्योंकि फिर ओवरराइडिंग हो रही थी। कल हमने देखा था कि अगर हमने किसी एक पेज को ओवरराइड करना है तो उसके स्लग की बेस पे ओवरराइड कर सकते हैं। तो इसको मैं वापस वहीं पे कर रहा हूँ। ये जो टेस्ट टू का पेज है वो इस फाइल से चलेगा, लेकिन उसके अलावा कोई भी जनरल पेज है आपकी साइट के अंदर जिसको डिफॉल्ट टेम्पलेट लग रहा है वो चलेगा पेज डॉट पी एच पी से। यहाँ पर कमेंट दिखा रहा है इनसाइड पेज डॉट पी एच पी, जो हमने पेज डॉट पी एच पी की फाइल में लिखा हुआ है। अब पेज डॉट पी एच पी हमारी स्टैंडर्ड फाइल है जो हमारे किसी एक पेज को चलाती है। कोई भी आप नया पेज बनाएंगे, ऐसा पेज जिसको सेटिंग्स के अंदर टेम्पलेट डिफॉल्ट लग रहा होगा, वो फाइल चलेगी कोड में पेज डॉट पी एच पी की फाइल से। अब पेज डॉट पी एच पी की फाइल को थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं इसका इंस्पेक्ट इसको करूँ, इसके पूरे सोर्स को, तो थोड़ा सा इसको समझने में आसानी हो जाएगी। इंस्पेक्ट करते हैं। मेरा पेज स्टार्ट हो रहा है HTML से, हेडर से, बॉडी से, ठीक है। तो जैसे ही मैं पेज डॉट पी को ओपन करता हूँ तो मेरे पास जो पहली डिव आ रही है वो है इनसाइड पेज। अगर मैं HTML में देखता हूँ तो इनसाइड पेज की डिव यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब है इसके ऊपर जितना कोड आ रहा है वो सारे का सारा कहाँ से आ रहा है, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और पेज क्लोज करता हूँ, तो मेरा पहला जो मार्कअप होना चाहिए वो अगेन इनसाइड पेज होना चाहिए, ठीक है, ये वाला। अब मेरा हेड जो खत्म हो गया, ये जो हेड है ये बाय डिफॉल्ट आपके वर्डप्रेस में एडमिन ने जो ऐड करना था वो कर दिया, क्योंकि आप इस टाइम लॉग्ड इन है। अगर हम इसको इनकॉग्निटो मोड के अंदर जाके चेक करें तो यहाँ पे इंस्ट्रक्ट करें, तो ये हेड बॉडी आपके ब्राउजर ने वैलिडेशन करके ऐड कर दी, क्योंकि कोई भी HTML का डॉक्यूमेंट होगा उसको हेड और बॉडी तो लाजमी चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यूज एम्प्टी हैं और पहली डिव हमारी इनसाइड पेज है। इसका मतलब है कि किसी भी पेज के ऊपर अगर आपको हेडर इंक्लूड करना है तो आप गेट हेडर का फंक्शन कॉल करेंगे तो वो सारे हेडर आपके वहां से आ जाएंगे। उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर जितना कोड है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आपके पास पेज डॉट पी एच पी इज अ टेम्पलेट फाइल। टेम्पलेट फाइल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर आप HTML का कोड करेंगे, अब जहाँ पे आपको PHP से डाटा चाहिए वहाँ पे आप PHP का कोड स्टार्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पे PHP का कोड हुआ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने इनसाइड पेज का एक रैपर बनाया हुआ है, जिस तरह हम लोग अपनी पहले हमने अपने 2-3 डेमोज में क्रिएट किया। कंटेनर का रैपर है क्योंकि बूटस्ट्रैप बेस्ड थीम है। उसमें एक रो ऐड हुई है, रो के अंदर दो कॉलम है। पहला कॉलम है कॉल डैश एस एम डैश 8 का, और दूसरा कॉलम है कॉल डैश एस एम डैश 4 का। तो अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूं तो मेरी स्क्रीन इस टाइम जो है टोटल 12 कॉलम्स की होती है। तो राइट नाउ मेरे पास 8 कॉलम जो है वो लेफ्ट। सबसे पहले इनसाइड पेज की डिव है जो कि 100% जो है वो विड्थ ले रही है और पैडिंग ले रही है, टॉप से 0, राइट से 0, बॉटम से 60 पिक्सल, ठीक है। अगर हम देखेंगे बॉटम से 60 पिक्सल इसकी पैडिंग आ रही होगी, ये वाली, ये जो ग्रीन एरिया आ रहा है मेरे पास, ठीक है। और ये 0 पिक्सल। इसके अंदर हमारे पास कंटेनर है। कंटेनर की क्लास मैक्सिमम 1170 पिक्सल्स के ऊपर आपकी विड्थ को सेट कर देती है। तो कंटेनर पे आएंगे तो आपका पेज जो है 1170 पिक्सल्स के ऊपर सेट हो रहा है। उसके अंदर आएंगे तो आपके पास एक रो है, रो के अंदर आपका सारा कंटेंट आ रहा है, रो के अंदर हम रख सकते हैं कॉलम। तो राइट नाउ हमने अपनी स्क्रीन को, जो मेरे पास पेज आ रहा है उसको मैंने डिवाइड किया हुआ है टोटल 8 कॉलम्स के अंदर, लेफ्ट साइड पे, और 4 कॉलम्स के अंदर राइट साइड के ऊपर, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ से कोड को चेक करें तो कॉल SM8 स्मॉल स्क्रीन के ऊपर 8 कॉलम बनेंगे और स्मॉल स्क्रीन के ऊपर 4 कॉलम बनेंगे। SM की क्लास जो है वो बड़ी जो आपके LG और MD साइज है उनको भी कवर कर देती है। तो यहाँ पे SM8 में 8 का आपने ये बनाया हुआ है और 4 का आपने ये बनाया हुआ है। 4 के अंदर आपने कॉल की हुई है अपनी साइड बार। अगर आप कोड में आए तो कॉल SM4 के अंदर आपने वर्डप्रेस का बिल्ट इन फंक्शन कॉल किया हुआ गेट साइड बार। गेट साइड बार का मतलब ये है कि वर्डप्रेस के अंदर बिल्ट इन कुछ साइड बार्स होती हैं, उनके अंदर आपने विजिट्स रखवाए होते हैं, उनको कॉल करवा दो। वो साइड बार कौन सी होती हैं, अगर आप अपीयरेंस में जाएं और विजिट्स में जाएं तो यहाँ पे आपको अवेलेबल साइड बार्स मिलेंगी।
राइट नाउ आपकी एक ही साइड बार है, राइट साइड बार, और उसके अंदर आपने कितने विजिट रखवाए हुए हैं? सर्च, रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट्स, आर्काइव्स, कैटेगरी, मेटा। वापस आता हूँ यहाँ पे, सर्च, रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट्स, आर्काइव, कैटेगरी, मेटा। ठीक है। तो आपकी साइड बार के अंदर आपके पास विजिट्स आ रहे होते हैं जो कि आप पेज के टेम्पलेट में उसको कॉल करवाते हैं। और उसके बाद जो आपका कॉल ऐसा मेट है, लेफ्ट वाली जो आपकी डिव है, उसके अंदर आपने एक सेक्शन क्रिएट किया हुआ जिसको आपने नाम दिया पेज सेक्शन। और अगेन आपने एक डिव बनाई है जिसको आपने नाम दिया डिटेल कंटेंट। उसके अंदर आपने एक लूप चला दिया, वाइल हैव पोस्ट द पोस्ट, और यहाँ तक ये आपका लूप चल रहा है। ठीक है, वाइल से लेके एंड वाइल तक। ये लूप क्या होता है? ये लूप वर्डप्रेस का बिल्ट इन लूप है। किसी भी पेज के अंदर अगर आपने कंटेंट को शो करवाना है किसी पेज टेम्पलेट के अंदर, तो आप इस लूप को यूज करके उसका कंटेंट जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई इशू है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो मुझे बता दें, मैं उसको रिपीट कर सकता हूँ दोबारा। आई विल वेट फॉर 4 to 5 मिनट्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। चलो ये क्लियर हो गया। जो लेफ्ट साइड है उसके ऊपर आपने ये क्रिएट किया लेफ्ट पैनल, और राइट पे आपने राइट क्रिएट किया, उसमें आपने साइड बार कॉल करवा दी। साइड बार में जितने विजिट्स हैं वो आपके एडमिन से कंट्रोल हो रहे हैं। अब वो आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिए। अगर मैं इसमें से लेट्स सपोज रिसेंट पोस्ट को डिलीट कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, रिसेंट पोस्ट का सेक्शन यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, रिसेंट पोस्ट खत्म हो गया, रिसेंट कमेंट्स कोई नहीं है, आर्काइव्स ही हैं, कैटेगरीज ही हैं, मेटा ही है। तो इस तरह से आपकी ये चीज़ मैनेज हो रही है। ठीक। और ये हो गया पेज का टेम्पलेट। इसके अंदर एक फंक्शन कॉल हुआ है, ये लूप कॉल हुआ है। किसी भी पेज का कंटेंट शो करवाना है, अगर आपने पेज का कंटेंट शो करवाना है तो आप ये लूप चलाएंगे। इसका मतलब ये है कि एक पेज के ऊपर जितने भी पोस्टें आ रही हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पेज जो है उसकी टाइप होती है पोस्ट। ठीक है। दो तरह का कंटेंट होता है हमारे पास वर्डप्रेस में, लीनियर और हायरार्किकल। तो पेज हमारे पास जो है वो अगेन पोस्ट की एक एग्जांपल है। ठीक है। और क्योंकि एक पेज पे मल्टीपल पोस्टें आ सकती हैं, इसलिए आपका ये लूप जो है, ये एक पेज के ऊपर अगर मल्टीपल पोस्टें होंगी तो उनको शो करवा देगा, क्योंकि ये जनरल टेम्पलेट फाइल है पेज डॉट पी। जनरल फाइल में हमेशा लूप में चीज़ें आती हैं। जब भी हम एक पेज को ओपन करते हैं तो हमारे पास क्योंकि बॉडी में एक ही फील्ड होती है जिसमें हमने डाटा एंटर किया होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट पीछे वो पेज अपना वन टाइम कंटेंट चलाता है। तो ये लूप एक दफ़ा चलेगा और इसके अंदर जो भी कोड होगा वो वन टाइम जो है वो रन हो जाएगा। अब इसके अंदर इस लूप ने एक दफ़ा चलना है, और इसके अंदर ये जो कोड है गेट टेम्पलेट पार्ट, जब ये चलेगा बेसिकली ये कोड क्या करता है, गेट टेम्पलेट पार्ट बिल्ट इन वर्डप्रेस का फंक्शन है जो कि किसी भी टेम्पलेट को लोड करवाता है। जैसे आप पीएचपी के अंदर किसी फाइल में दूसरी फाइल ऐड करवाना चाहें तो आप इंक्लूड कर देते हैं, इंक्लूड के थ्रू आप फाइल लोड करवा लेते हैं। तो वर्डप्रेस गेट टेम्पलेट पार्ट भी यूज करता है। गेट टेम्पलेट पार्ट का फंक्शन क्या करता है, इसको यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। गेट टेम्पलेट पार्ट लोड्स अ टेम्पलेट पार्ट इनटू अ टेम्पलेट, यानी एक टेम्पलेट के अंदर उसी का जो स्मॉल सेक्शन या पार्ट है उसको लोड करवाता है। प्रोवाइड्स अ सिंपल मैकेनिज्म फॉर चाइल्ड थीम्स टू ओवरलोड
Overload reusable sections of code in the theme includes the named template part for a theme. If a name is specified, then a specialized part will be included. If the theme contains low slug.php file, then no template will be included. Template is included using require, not require once. So you may include the same template part multiple times. For the name parameter, if the file is called slug-special.php, then specify special. ठीक है, यानी कि अगर आपने किसी पेज का कोई टेम्पलेट पार्ट इंक्लूड करवाना है और आपने स्लग के अलावा कोई और चीज़ भी टेम्पलेट की वो जो फाइल है उसके नेम में स्टोर करते हुए रखी है, तो आपको खुद मेंशन करनी है। वो पेज जब आप उसको उस पेज का टेम्पलेट पार्ट लोड करवाएंगे तो वो सिर्फ स्लग को लोड करवाएगा बाय डिफॉल्ट, ये आपको बताना पड़ेगा। जैसे द स्लग नेम फॉर द जेनेरिक टेम्पलेट, द नेम ऑफ द स्पेशलाइज्ड टेम्पलेट। गेट टेम्पलेट पार्ट में आप स्लग बता देते हैं तो वो अपने स्लग के हिसाब से पेज का जो भी टेम्पलेट पड़ा होता है उसको लोड कर देता है। लेकिन अगर आपने साथ में नेम भी रखा हुआ है तो आप दोनों चीज़ें बताएंगे, वहाँ से आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। यहाँ से एग्जाम्पल्स हो जाएगी, जैसे टेम्पलेट पार्ट स्लैश कॉन्टेंट। ठीक है, टेम्पलेट पार्ट्स के अंदर आपके पास कंटेंट आपको लोड कराना है। अब क्योंकि हम पेज डॉट पी की फाइल में है, तो यहाँ पे आपका नेम साथ आपने दिया हुआ है कंटेंट डैश पेज। नेम पार्ट आपने प्रोवाइड कर दिया और स्लग आपका यहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, टेम्पलेट पार्ट के अंदर जाके कंटेंट डैश पेज की फाइल को इंक्लूड करा देगा। तो जैसे ही इसको इंक्लूड कराएगा, इसके अंदर अगेन कोई ना कोई HTML लिखी हुई है, इसके अंदर एक पोस्ट की मुकम्मल HTML है। सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये फाइल इंक्लूड हो रही है। ओके, अच्छा जी, टेस्ट वन का पेज ओपन कर लेते हैं क्योंकि डिफॉल्ट पेज डॉट पी से चल रहा है। सो वकास यहाँ पे प्रिंट हो गया, तो मैंने वकास यहाँ पे प्रिंट करवाया। इसका मतलब है ये फाइल जो है वो इंक्लूड हो रही है पेज में। इसमें अगर मैं ये ख़त्म कर देता हूँ, पेज ख़त्म कर देता हूँ, अब क्या होगा, रीलोड करता हूँ, तो अब वो कंटेंट की सिंपल फाइल को लोड कर रहा है। ठीक है, इस फाइल को लोड करना शुरू हो गया कि इस फाइल लोड करना शुरू हो गया। कैसे पता लगेगा ये फाइल लोड हो रही है कि ये फाइल लोड हो रही है? ये भी कंटेंट है, कंटेंट डैश सिंगल है। अगर मैं यहाँ पे सिंगल करता हूँ, चलो पहले यहाँ पे एग्जिट लगाते हैं। इनसाइड कंटेंट की फाइल जो है वो लोड हो रही है। और वापस आते हैं पेज डॉट पी में। वापस पेज का जो यहाँ पे हमने नेम दिया हुआ है उसको यहीं पे रखते हैं। इसका मतलब है ये फाइल लोड हो रही है। अब इस फाइल के अंदर क्या है, इस फाइल के अंदर आपकी सिंगल पोस्ट, क्योंकि लूप चल रहा है, लूप में होता क्या है कि अगर आपने ऐसा पेज ओपन किया है जिसके ऊपर मल्टीपल पोस्टें शो होनी है, जैसे ये पेज डॉट पी और इंडेक्स डॉट पी का अगर आप कोड देखेंगे तो ये सिमिलर है। ये पेज डॉट पी का कोड है और ये इंडेक्स डॉट पी का कोड है। आ, ये पार्ट अगर आप देखें, वाइल वाला, वाइल हैव पोस्ट द पोस्ट और आगे गेट टेम्पलेट पार्ट कंटेंट, ये पार्ट तकरीबन सेम है जो पार्ट यहाँ पे उसके साथ, यानी जो कि रिस्पॉन्सिबल है मल्टीपल पोस्टें शो करवाने के लिए। ठीक है, इंडेक्स का जब भी आप पेज यूज करते हैं, क्योंकि ब्लॉग पोस्ट जो है अगर होम डॉट पी एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इंडेक्स पे चला जाता है, तो इंडेक्स के अंदर भी मल्टीपल पोस्टें शो करवाने का यही तरीकेकार है कि आप लूप चलाते हैं और उसके अंदर आप अपने बार बार कंटेंट को लोड कराते जाते हैं। हर दफा नई पोस्ट के लिए नए कंटेंट को लोड कराते हैं। तो पेज डॉट पी का भी यही काम है कि वो जितनी दफा पोस्टें आ रही होंगी उतनी दफा उस सेंट्रल पार्ट को, जो फाइल इंक्लूड हो रही है, उसको लूप करवा के ऐड करवाता जाएगा। होता क्या है कि हर दफा जब भी आप ये लूप चलाते हैं, वाइल हैव पोस्ट ये कंडीशनल लूप है जो कि वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और ये लूप चलता है, तो हर दफा जब भी आप नए इंडेक्स पे जाते हैं तो द पोस्ट में उसकी एंट्री हो जाती है। द पोस्ट के अंदर जब उसकी एंट्री होती है तो आपके पास समझ लें कि सारा डाटा, एक करंट जो पोस्ट का डाटा है वो सारे का सारा अवेलेबल होता है। उसके आगे आप इस टेम्पलेट फाइल को जब इंक्लूड करवाते हैं तो हम दोबारा इस टेम्पलेट फाइल में जाते हैं। यहाँ पे जाके फिर कुछ बिल्ट इन फंक्शन है, द टाइटल। द टाइटल का मकसद ये होता है कि जो करंट पोस्ट जिस पे अभी मेरा लूप स्टैंडिंग है उसके टाइटल को प्रिंट करवा दूँ। यहाँ पे अगर आप देखें कोई इको वगैरह नहीं लगा हुआ। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, अगर मैं कमेंट कर देता हूँ, मेरे पेज का टाइटल यहाँ पे आना खत्म हो जाएगा। देखें, टाइटल नहीं आ रहा। अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ,
मेरा टाइटल डिस्प्ले करवाना शुरू कर देगा टेस्ट वन। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि स्टार्ट में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगी, लेकिन 2 3 4 दफ़ा जब हल्की फुल्की कस्टमाइजेशन करेंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो जितनी भी पोस्टें होंगी उन सब का एक ही स्टाइल होगा, ये वाला। ये स्टाइल हर पोस्ट के लिए हमारा बेसिकली यूज होगा। जैसे कंटेंट डैश पेज की फाइल आपने देख ली, अब कंटेंट डैश सिंगल की फाइल देखें। ये देखें, इसमें भी पेज टाइटल का रैपर लगा हुआ है, द टाइटल का ये फंक्शन लगा हुआ है, सिंगल पोस्ट, पोस्ट कंटेंट। और ये कंटेंट डैश सिंगल को अगर आप देखें तो इसमें भी तकरीबन सिमिलर चीज़ें, पेज टाइटल, सिंगल पोस्ट, और थोड़ी सी स्टाइलिंग का डिफरेंस है। ये फाइल यूज होती है सिंगल पोस्ट को शो करवाने के लिए। अगर मैं होम पेज के ऊपर कोई भी पोस्ट ओपन, क्योंकि ये हमने पेज ओपन किया हुआ है, अगर मैं होम पेज के ऊपर आके किसी पोस्ट को ओपन करता हूँ, राइट नाउ यू आर इंसर्ट सिंगल पोस्ट टेम्पलेट। तो सिंगल पोस्ट का टेम्पलेट किधर पड़ा हुआ है जी? सिंगल पोस्ट का टेम्पलेट है जी, ये सिंगल डॉट पीएचपी, इसके अंदर ये टेम्पलेट आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये नीचे सेम सिमिलर पेज डॉट पीएचपी जैसा कोड है, इनसाइड पेज, कंटेनर, रो, पेज, सेक्शन, डिटेल, कंटेंट। इसमें भी क्योंकि एक पोस्ट का डाटा आना है, लूप लगा है, लूप एक दफा चलेगा और टेम्पलेट पार्ट्स में से कंटेंट एज सिंगल की फाइल लोड होगी। कौन सी? ये वाली। उसका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस तरह से वर्डप्रेस के अंदर टेम्पलेट बने होते हैं और हर फाइल आपको सिर्फ हायरार्की का पता होना चाहिए कि मैं जो भी जिस टाइप का भी पेज ओपन कर रहा हूँ उसको ऑन करने के लिए ये फाइल है। उस फाइल के अंदर आप अपने टेम्पलेट पार्ट कॉल कराते हैं और उसकी एचटीएमएल को आप लोग यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये द टाइटल ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है उसको चलाने के लिए। अगर मैं इसकी डेफिनेशन चेक करूँ वर्डप्रेस के अंदर, याद रखिएगा ये जो टाइटल का फंक्शन है ये हमेशा हमेशा चलेगा लूप के अंदर। अगर आपने लूप क्रिएट किया है, पोस्ट का लूप आप चेक कर रहे हैं किसी पेज को ओपन करके, उसके अंदर द टाइटल आप करेंगे तो आपको करंट पोस्ट का जो टाइटल होगा वो रिट्रीव हो जाएगा। डिस्प्ले और रिट्रीव द करंट पोस्ट टाइटल विद ऑप्शनल मार्कअप। ठीक है, ऑप्शनल मार्कअप का मतलब ये है कि इसके साथ जो H2 आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि टाइटल जो है वो इस हेडिंग में आए तो ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ चाह रहे हैं तो आप मार्कअप जो है वो दे सकते हैं, बिफोर आफ्टर कोई भी मार्कअप अगर आपको चाहिए तो। H2 के आगे पीछे अगर आपने कोई रैपर लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन ये हमेशा चलेगा करंट पोस्ट के लिए और करंट पोस्ट आपको हमेशा मिलेगी वाइल हैव लूप के अंदर। इसके अलावा ये फंक्शन यूजेबल हमारा नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि पेज डॉट पीएचपी या सिंगल डॉट पीएचपी या आर्काइव फाइल्स जहां जहां पे लूप चल रहा है वहां वहां पे ये फंक्शन जो है वर्केबल होगा, उसके अलावा ये फंक्शन वर्केबल नहीं होगा। ये छोटी सी चीज़ मैंने आपको समझानी थी। और कंटेंट डैश पेज के अंदर अगर हम आए तो आगे थंबनेल का कोड लिखा हुआ है, थंबनेल के आगे फिगर दी हुई है जिसमें फुल थंबनेल आ रहा है। और उसके आगे अगर आप जाएं तो द कंटेंट जो है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पेज का कंटेंट, जो डिस्क्रिप्शन आप लिखते हैं एडिटर में जाके उसको चलाने के। अगर मैं लेट्स सपोज इस टेस्ट 2 के पेज के अंदर या टेस्ट 1 के पेज के अंदर इसको 668 को ओपन करते हैं और चलो पेजेस में आगे ओपन कर लेता हूँ। टेस्ट 1 एडिट something to content function update। अब अगर मैं यहाँ से टेस्ट 2 का पेज ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये पिक्चर तो आ रही है टेस्ट 1 का। मेरे पास यहाँ पे ये टाइटल तो आ रहा है लेकिन बॉडी की डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही, क्योंकि ये द कंटेंट का ये जो फंक्शन था इसको मैंने ख़त्म किया हुआ था। अब इसको मैं दोबारा इनेबल करता हूँ तो मेरी बॉडी का जो कंटेंट होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, समथिंग टू टेस्ट फॉर द करंट जो है फंक्शन। तो हर चीज़ के लिए, हर फील्ड के लिए कोई ना कोई फंक्शन बना हुआ है जिसके थ्रू आप उसके डाटा को कॉल करवा कर डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो अब हमने करना क्या है राइट नाउ, किसी भी हम जो है यूज़ केस को पिक करते हैं। स्पेसिफिकली आयशा अजीज़ को एक यूज़ केस आया था दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। यूज़ केस था उनका, वेबसाइट उन्होंने बना के देनी थी जिसके अंदर काफ़ी सारी वो डायग्राम्स आ रही थी कंप्यूटर नेटवर्क्स की। तो वो फाइल क्योंकि हमारे पास यहीं पे अवेलेबल है, उसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये बेसिक वर्डप्रेस अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है तो आपके लिए काम करना काफ़ी आसान है। बाकी जब आप किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के यूज़ केस के ऊपर काम करते हैं, जैसे अभी इस प्रोडक्ट को मैं ओपन करने लगा हूँ तो इसका जो यूज़ केस है जितने भी इसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट्स हम वन बाय वन उनको फिल करेंगे तो
चीज़ें जब आप क्रिएट करने लगते हैं तो आपको ऐसा ऐसा उनकी समझ आना शुरू हो जाती है कि कौन सा कोड क्या काम कर रहा है, किस चीज़ के लिए मुझे क्या कोड करना है। तो दैट मेक्स एन अंडरस्टैंडिंग। अच्छा जी, ये वेबसाइट जो है हम लोग बेसिकली क्रिएट करना चाह रहे थे, जिसके लिए हमने मैगजीन न्यूज़पेपर का जो थीम है उसको सिलेक्ट किया था। अच्छा जी, ये कैसे बनेगी अब? आई नीड यू टू चेक दिस वेबसाइट फॉर अ मिनट और टू। अपने पीसी के ऊपर आप इसको चलाएं और अंदाज़ा करके मुझे बताएं कि अब ये कैसे बनेगी वर्डप्रेस के अंदर। ये चीज़ आप देख लें एक दफ़ा, यूआरएल्स देख लें और फिर मुझे बताएं। क्या तरीकेकार है इस वेबसाइट को वर्डप्रेस में बनाने का? जी, शनावर खान, आदिल, हसन, सज्जाद, आयशा, हमीद। फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या क्या होगा इसमें? अगर आप अब देखें तो आपको आइडिया होगा कि ये इसका होम पेज चल रहा है। होम पेज के ऊपर आपके पास अगर ये चीज़ें आ रही हैं, ये वाला पार्ट आ रहा है बैटरीज का और रिसेंट पोस्ट का, लैपटॉप पार्ट्स का। इसका मतलब है कि पॉसिबल है कि ये ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स पेज है, या इसके पीछे फ्रंट पेज का कोई टेम्पलेट बना हुआ है, जिस तरह हमारी फ्रंट साइड में फ्रंट पेज का टेम्पलेट बना हुआ है। इसको अगर आप देखें तो इसका फ्रंट पेज का टेम्पलेट भी तकरीबन ऐसे ही काम कर रहा है। ठीक है, रिसेंट पोस्ट आ गए, सैम्पल पोस्ट आ गए, ठीक है, यहाँ पर बैटरीज की पोस्टें आ गई, रिसेंट पोस्ट आ गई, उसके आगे आपके पास फॉर सेल चीज़ें आ गई, यहाँ पर लैपटॉप स्कीमा डायग्राम्स आ गई। इसका मतलब ये है कि इसका भी कोई फ्रंट पेज का टेम्पलेट बना हुआ है और इसका भी कोई फ्रंट पेज का टेम्पलेट चल रहा है। ठीक, राइट पे देखेंगे तो साइड बार आ रही है, साइड बार के अंदर ये वाले विजेट्स हैं, न्यूज इन पिक्चर और अदर पार्ट्स फॉर सेल। ये दो हमारे पास विजेट्स आ रहे हैं। और ऊपर करेंगे, ये भी विजेट है, ये भी विजेट है, ये भी सर्च का भी विजेट है। तीसरा हम इन इन मेन्यूज के ऊपर आते हैं तो मेन्यू का आप अगर नीचे जो लिंक यहाँ पे पॉपुलर होता है वो देखेंगे तो सारे कैटेगरी पेजेस हैं। यानी कि आप किसी भी कैटेगरी पे आएंगे तो उसके अंदर जितनी भी हमारे पास पोस्टें आ रही हैं कैटेगरी के अंदर वो सारी लिस्ट डाउन हो जाएंगी। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो 3D ग्राफिक कार्ड के रिलेटेड जितनी पोस्ट होंगी वो इस स्टाइल में आ जाएगी। और ये स्टाइल, ये किसी ये जो ये पेज है, क्योंकि कैटेगरी का परसों हमने देखा था, पेज ओपन करते हैं तो आर्काइव की फाइल से ओपन होता है या कैटेगरी डॉट पीएचपी की फाइल से ओपन होता है। तो अगर तकरीबन सारी कैटेगरीज का लेआउट सिमिलर है तो इसका मतलब है कि इसके पीछे एक जनरल टेम्पलेट है जो हर कैटेगरी पे अप्लाई हो रहा है कि राइट पे साइड बार होगी, लेफ्ट पे उस कैटेगरी से रिलेटेड पोस्ट होगी, नीचे फुटर होगा। इसका मतलब है कि टोटल 3 से 4 टेम्पलेट है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। अगर हम वो बना सकते हैं तो ये वेबसाइट हमारी वर्डप्रेस में इजीली कंप्रेसिबल है, कंप्लीट हो जाएगी। कुछ पेजेस ऐड हुए हैं जहाँ पे आपके यूआरएल में कैटेगरी ये चीज़ नहीं आ रही स्लैश कैटेगरी, वो पेजेस हैं आपके डायरेक्ट। जिस तरह अगर मैं इस पेज को ओपन करता हूँ रिपेयरिंग का, लैपटॉप रिपेयरिंग टीचिंग, ये हमारे पास एक पेज है। ठीक है, तो पेज के लिए हमारे पास जो है वो लेआउट, या ये पेज है या पोस्ट है, ये देख रहे हैं आप, क्योंकि इसके नीचे कमेंट्स आ रहे हैं तो जिस जगह पे आपके कमेंट्स आ रहे हैं तो प्रोबेबली वो पेज आपका सिंगल पोस्ट का पेज है। इसका मतलब इन्होंने एक पोस्ट लगाई हुई है और उसके नीचे लोग कमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इन्होंने रिपेयरिंग के सेक्शन में डाल दिया। नीचे वाले पे जाएंगे तो अगेन इस यूआरएल पे जाएंगे तो ये कैटेगरी का लिंक है। तो बेसिकली इन्होंने कुछ पेजेस और कुछ पोस्टें क्रिएट करके एडमिन में कैटेगरी में उनको ऐड कर दिया हुआ है, मेन्यू में ऐड कर दिया हुआ है। जो कैटेगरी लिंक्स हैं हम अपनी पोस्टों को डिस्प्ले करवा देते हैं और जो पेजेस के लिंक हैं वो पेजेस को डिस्प्ले करवा देते हैं और जो पोस्ट के लिंक है वो पोस्ट को डिस्प्ले करवा देते हैं। लेआउट तकरीबन सबका सिमिलर है। ठीक, so what do you guys think, should we make this website in WordPress or what?
थोड़ा सा अपना भी फीडबैक दें, अभी तक आपको क्या समझ आई है, और आप आगे क्या मतलब किस तरीके क्या बेहतर आपको लगता है, किस तरीके से चलेगा आपको मजीद वर्ड अंडरस्टैंडिंग का आइडिया हो जाएगा, और यू फील कंफर्टेबल कि हम कोई भी प्रोजेक्ट इसमें कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन आप लोगों की जरूरी है, आप लोग बिल्कुल ही मतलब बात नहीं करते, मुझे बार बार आपको बुलाना पड़ता है, ग्रुप एक्टिविटी बहुत कम है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, अपनी सजेशंस देंगे, तो आई थिंक दिस कैन बी इंटरेस्टिंग फॉर यू एज वेल। थोड़ा सा मुझे आइडिया दें किस तरह से बेहतर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, मैं प्रोजेक्ट तो आप लोगों को करवा देता हूँ, कोई एक प्रोजेक्ट मैं आपको करवा देता हूँ, लेकिन उसका रिटर्न मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। मतलब जितना काम अभी तक करवाया है उसका कोई रिटर्न नजर नहीं आ रहा कि आप लोगों ने उसमें से क्या सीखा है, क्या किया है, कोई काम आप लोगों ने पिक किया हो लोकली ऑनलाइन ऑफलाइन, वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा कि आप लोगों ने कोई आप काम भी करें। सिर्फ लेक्चर होते जा रहे हैं, आप आते हैं, दिल करता है देखते हैं, दिल करता नहीं देखते। असाइनमेंट आपका जब दिल करता है बना के पोस्ट कर देते हैं। तो मुझे कोई कंकरेंसी नजर नहीं आ रही, चीजों के अंदर कोई कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही। So why do I teach you everything and in a perfect manner? I feel like there is zero progress right now. उसका क्या सोल्यूशन है? प्रोजेक्ट तो चले मैं आपको करवा देता हूँ। आप प्रोजेक्ट कैन बी डन एंड लाइक सिंगल प्रोजेक्ट करते हुए हमें 4 दिन लग जाएंगे, 5 दिन लग जाएंगे, मैंने करवा दिया। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? हाउ डू यू गाइस गिव आउटपुट? बोले शाबाश। अभी 30 लेक्चर्स का रिटर्न क्या है? बट देखे ना, मैंने आपको करवा दिया, आधा करवा दिया, आधा आपने कर लिया, लेकिन रिकॉर्ड में क्या आएगा? मुझे रिकॉर्ड की बात करें मेरे साथ कि क्या प्रोग्रेस में क्या शो करूंगा कि बच्चों को काम करना आ गया, दैट इज ऑल द थिंग, कि मैं ये पेपर में लिख के भेज दूं कि जी मेरे 12 बच्चे या 14 बच्चे क्लास ले रहे हैं, तो उनको काम करना आ गया। ये सक्सेस है? सक्सेस की बात करें मेरे साथ, इसकी मार्क्स आपने क्या मैट्रिक्स असाइन किए, मैं अपने आप को क्या अचीव करेंगे, वो बात करें। आउटपुट क्या देंगे, रिटर्न क्या देंगे, ये बताएं।
डॉलर्स में आउटपुट की बात करें मेरे साथ, ये असाइनमेंट लेने देने वाला मामला तो अब पीछे रह गया। अब आगे हैं थोड़ा सा, पैसों की बात करें। हाँ जी आयशा, सुजाल साहब, नादिल, शनावर खान, इनकम की बात करें मेरे साथ। क्या आपकी स्ट्रेटेजी है? अभी तक आपने क्या देखा है जाके फ्रीलांसर के ऊपर, फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर क्या स्ट्रेटेजी है? क्या आपने अभी तक ट्राई किया है? अभी तक किसी ने मेरे से शेयर नहीं किया, एक दो लोगों ने शेयर किया, उनको दो प्रोडक्ट्स मिले हैं, दैट्स इट। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ी सी स्ट्रेटेजी मुझे बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो कब मिलेगा ऑर्डर? अच्छा, आप बाकी प्लेटफॉर्म्स पे इसका मतलब ट्राई नहीं कर रहे हैं आपने? इवन चलो फाइवर के ऊपर आपने एक दो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए या गिग्स बना ली हैं, उसके अलावा फ्रीलांसर के ऊपर, पीपल पर आवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, वो उस पे आप लोग ट्राई नहीं कर रहे? यार अभी भी आप पीएचपी माइस्क्ल में वीक हैं, तो कब कब ठीक होंगे? मतलब आप अगर एक प्रोजेक्ट, मैंने आपसे बोला था, अगर आप बना लेते हैं, आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे काम कर लेते हैं, CRUD बना लेते हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना लेते हैं, तो इट बिकम्स इजी, क्वाइट इजी। और अगर आगे आपको वर्डप्रेस के अंदर पीएचपी माइस्क्ल सही तरह यूज करना आ जाता है, तो दैट्स $1,000 गेम। तो क्या रिस्पॉन्स है? किसी ने मेरे से शेयर नहीं किया कि सर ये हमने क्लाइंट को मैसेज किया है और ये रिस्पॉन्स आया है, या उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, या मेरा मतलब प्रपोजल में इशू है। हाउ वुड आई सी योर प्रोग्रेस? चलें, इसके हवाले से मैं कुछ करता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा टाइम जो है ट्राई टू पुट ऑन यू गाइस। मैं कोशिश करता हूँ कि शाम के टाइम में कोई अगर मैं जूम सेशन साथ प्लान कर सकूँ, एक वीक में एक या दो सेशन अगर मैं जूम के प्लान कर लूँ, जिसमें आप लोग मेरे साथ अपने प्रपोजल शेयर कर सकें, या अपने जो आपकी फाइवर कम्युनिकेशन है। अच्छा, फिर क्या उसका रिस्पॉन्स आया? वो अगर मेरे साथ शेयर कर सकें तो आई थिंक कि चीज़ें स्पीड अप हो सकती हैं। ठीक है, जितना मैं इनपुट दे रहा हूँ, मुझे उससे ज़्यादा, उससे 50-70% ज़्यादा आपका इनपुट चाहिए। क्योंकि काम आप कर भी लेते हैं, लेकिन जब तक आप काम ढूंढना नहीं सीखते, कम्युनिकेशन करना नहीं सीखते, या इस प्रोसेस से गुजरते नहीं है, तो उसका बेनिफिट कोई नहीं है। वो स्किल आपकी मतलब इट्स लाइक अ पीस ऑफ पेपर। जिस तरह आपने डिग्री का एक पेपर लिया और वो आपने रख दिया, जब कहीं अप्लाई करना हो तो निकाल लिया, वरना वो वहीं का वहीं पड़ा रहा। प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कोई यूज़ नहीं है। तो यहाँ पे भी आप यही सिचुएशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ऐसा ना करें। आपके पास जो चीज़ अब आप सीख रहे हैं, इट्स $1,000 गेम। Even I had communication with one of my uh, student today before lecture, and she told me that she is providing WordPress-based website service in $995. $995 एक गिग की प्राइस रख के शी इज सेलिंग दैट। और उसकी पर मंथ इस टाइम इनकम जो है, एवरेज जो है, वो 900, 1000, $1200 की चल रही है। एंड शी इज ऑल्सो वर्किंग विद अनदर पर्सन, और उसके साथ भी उसका महीने का $500-600 जो है वहाँ से जनरेट हो जाता है सेकंड प्रोफाइल से। तो शी इज़ डूइंग गुड। मैं कोशिश करूँगा कि मैं किसी लेक्चर में उसको साथ इन्वॉल्व करूँ फॉर योर मोटिवेशन, और शी कैन शेयर हर स्टोरी विद यू गाइस कि क्या उसने अभी तक अचीवमेंट किए हैं, एंड हाउ डिड इट वर्क, और व्हाट शी इज़ अर्निंग राइट नाउ, और व्हाट शी हैड इन माइंड व्हेन शी केम टू आवर ई रोजगार सेंटर सियालकोट। तो उसके जहन में क्या था, और वो किस तरह से उसने प्रोग्रेस की है, $5 से कैसे निकल के शी इज राइट नाउ $1,000 पर मंथ। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, इट्स जस्ट अ 6 months ओल्ड स्टोरी।
तो 6 माह पहले वो हमारे पास इनरोल हुई थी। आपके जो पिछला बैच है उससे पिछले बैच में थी वो। तो अभी 6 माह भी मेरा ख्याल कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड शी इज डूइंग परफेक्ट। चलो जी, थोड़ा सा मैं आपके साथ ये करवा देता हूँ, प्रोजेक्ट को थोड़ा सा स्टार्ट करवा देता हूँ। लेट्स सपोज कि हमें इसी तरह की वेबसाइट को क्रिएट करना है जिस तरह क्लाइंट ने हमें ये वेबसाइट दी है, तो कैसे बनाएंगे हम इसे? अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों वेबसाइट्स को मैं ओपन कर रहा हूँ इनकॉग्निटो मोड में। ठीक है। अच्छा जी, ऊपर वाली जो बार मेरे पास आ रही है, डोंट मिस लैपटॉप क्राउड व्यू रिपेयर सॉफ्टवेयर, ये कोई नोटिफिकेशन उसने रखा हुआ है। क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट नहीं बताएगा कि यहाँ पे क्या डिस्प्ले होना है। वैसे अगर हम इस यहाँ पे देखेंगे तो हमारे मेन्यूज यहाँ पे आ रहे हैं। होम पेज 1 ये है, होम पेज 2 जो है वो ज़रा डिफरेंट होगा, और होम पेज 3 जो है वो थोड़ा सा उससे भी डिफरेंट होगा। तो ये 2-3 उन्होंने अपने डेमोज दिए हैं, उनके लिंक यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमें स्पेसिफिकली यहाँ पे राइट नाउ इसको करना है ऐड, और हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे ये चीज़ जो ऐड करेंगे वो डायनामिक हो। मेरा क्लाइंट कल को किसी टाइम भी इस चीज़ को यहाँ से चेंज कर सकता हो कि मुझे टॉप बार में क्या शो करवाना है। ठीक है, टॉप बार में क्या चीज़ आनी चाहिए वो इसको चेंज कर सके। ठीक। सो अभी के लिए मैं इसको सिर्फ अपने पास मेरा जो कोड है कोड बेस में जाके स्टैटिक करने लगा हूँ, और इस कलर को हम लोग ब्लू करते हैं ऊपर वाले को, और ये सोशल आइकॉन्स नहीं चाहिए, और ये सर्च चाहिए राइट साइड पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रा इम्प्लीमेंट करते हैं। इतना काम वैसे मैंने कभी किसी और बैच को नहीं करवाया, अगर मैं आपको सही बताऊं तो। इतना काम डिटेल में मैं आपको करवा रहा हूँ, लेकिन अभी कोई रिस्पांस मुझे अच्छा नहीं मिला आपकी तरफ से। क्लियर आपके साथ बात करा। अच्छा जी, प्राइमरी बीजी कलर टॉप में, अब सबसे पहली चीज़ मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि जब भी वर्डप्रेस के अंदर आप कोई भी पेज को ओपन करेंगे, तो वर्डप्रेस क्या करता है, अपने पेज के जो टेम्पलेट होता है उसकी एक क्लास जो है वो अपनी बॉडी के सेक्शन के अंदर ऐड कर देता है। जैसे इस बॉडी के सेक्शन में आप देखेंगे, अगर आपने होम पेज ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे होम की क्लास आ रही है, पेज डैश टेम्पलेट आ रहा है, पेज डैश टेम्पलेट पेज टेम्पलेट आके फ्रंट पेज पेज आईडी। तो एट सम पॉइंट अगर हमारी कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं अगर स्पोर्ट्स के पेज के ऊपर जाऊँ, तो मेरा ये जो टॉप हेडर आ रहा है ये ब्लू आए, बाकी सारे पेजेस पे ये रेड आए। ठीक है। तो बेसिकली इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से आपको चेंज करके ब्लू करना है। ठीक है। तो ये क्लास है, इसका बैकग्राउंड कलर मैं ब्लू कर रहा हूँ। अब ये कंसेप्ट जरा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, टाइम दाएं बाएं ना लगाइएगा। वो सेक्शन जिसकी क्लास क्या है, प्राइमरी बीजी कलर, उसकी क्लास को बैकग्राउंड कलर को ओवरराइड करो, और यहाँ पे कलर दे दो ब्लू। ठीक। रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास ब्लू कलर आ गया। लेकिन मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी स्पोर्ट्स की कैटेगरी पे जाऊं या नेशनल की कैटेगरी पे जाऊं या कॉन्ट्रैक्ट पे जाऊं तब ये ब्लू आए, वैसे ये ऑरेंज आना चाहिए। तो अब मेरे पास क्या कंडीशन है, मेरे पास एक कंडीशन ये है कि मुझे पता है यार ये फाइल जो है हेडर की फाइल है, हेडर के टेम्पलेट में कहीं पे जाके फाइल आ रही होगी, वहां पे मैं करंट पेज को चेक करके इसको चेंज कर दूं, तो दैट इज एन ऑप्शन। तो पीएचपी के अंदर वर्डप्रेस के अंदर अगर आप पेज को चेक करना चाह रहे हैं कि कौन सा पेज ओपन हो रहा है, तो दो तरीके हैं ना, आप जाएं अपने हेडर के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी बीजी कलर जो आपका ये वाला सेक्शन है प्राइमरी बीजी कलर वाला, ये जो आपका सेक्शन है प्राइमरी बीजी कलर वाला, ये आपके हेडर के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो आप हेडर में गए, हेडर में ये प्राइमरी बीजी कलर आपको मिला। यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि जब आपका पेज जो है वो होम या उसके अलावा बाकी सारे हो तो ऑरेंज आए, सिर्फ स्पोर्ट्स के पेज के ऊपर ये ब्लू आ जाए। ठीक है। तो कैसे मैं स्पोर्ट्स के पेज कलर पे इसको ब्लू कर दूं, क्योंकि मेरे पास अगर मैं देखूं यहाँ पे ऑप्शन है कि मैं स्टाइल, और स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में यहाँ पे मैं लेट सपोज ऑरेंज या येलो कर देता हूँ। ठीक।
यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे येलो आ गया, लेकिन ये सब पेजेस के लिए येलो हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए येलो हो। तो स्पोर्ट्स के लिए येलो कैसे होगा? अगर मैं यहाँ पे चेक कर सकूँ कि मेरा यूआरएल क्या आ रहा है। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपके पास सर्वर का एक वेरिएबल होता है जो कि आपको फैसिलिटी देता है कि आप अपने सर्वर के एड्रेस को, जो करंट पाथ है, उसको चेक कर सकें। ठीक है, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास सर्वर का पाथ आ गया। रीडेबल नहीं है, यहाँ पे मैं इको लगाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो सर्वर के अंदर मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे रीडायरेक्ट यूआरएल में मेरे पास आ रहा है जी स्पोर्ट्स, और इसके अलावा मेरे पास आ, और यहाँ पे रिक्वेस्ट होता है, रिक्वेस्ट यूआरआई। हाँ, ये रिक्वेस्ट यूआरआई। यहाँ पे मेरे पास अगर पाथ स्पोर्ट्स का आ रहा है तो मैं इसको ब्लू कर दूं, नहीं तो मैं इसको येलो रहने दूं। तो व्हाट कैन आई डू? इफ डॉलर अंडरस्कोर सर्वर के अंदर अगर तो मेरे पास जो इंडेक्स है रिक्वेस्ट अंडरस्कोर यूआरआई अंडरस्कोर यूआरआई, ठीक है, अगर वो एग्जैक्टली इक्वल है इस पाथ के, तो क्या करना है? इसको इफ में डाल दें। इफ दिस हैपन्स, तो एग्जैक्टली इक्वल चेक करेगा क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर है। अगर तो बराबर है तो डॉलर बैकग्राउंड डैश, डैश नहीं आएगा, अंडरस्कोर आएगा, क्योंकि वेरिएबल का नाम यहाँ पे आप पीएचपी में डैश नहीं दे सकते। बैकग्राउंड कलर हो जाए जी ब्लू, एल्स बैकग्राउंड कलर हो जाए जी येलो। ठीक है, और ये जो बैकग्राउंड कलर का वेरिएबल है ये इफ में क्रिएट किया, एल्स में क्रिएट किया, तो इसका स्कोप इन दोनों के अंदर है। तो यू शुड क्रिएट एन एम्प्टी वेरिएबल आउटसाइड, ताकि बाहर वेरिएबल बना हो, अंदर उसकी वैल्यू चेंज हो तो हमें यहाँ पे मिल जाए आउट ऑफ इट, इफ एंड एल्स के बाहर हमें ये मिल जाए। तो बैकग्राउंड कलर जो हमारा है स्टार्ट में, उसकी प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूँ एम्प्टी, और बैकग्राउंड कलर को मैं पिक करता हूँ, और यहाँ पे आके स्टाइल के अंदर जहाँ बैकग्राउंड कलर आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं पीएचपी का ऑन ऑफ टैग लगाता हूँ और इको करवा देता हूँ डॉलर बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड कलर का जो मेरे पास कोड है वो वेरिएबल से आए। ठीक है, और वेरिएबल से आगे यहाँ पे प्रिंट हो, अगर ये वाला यूआरआई होगा तो ब्लू आ जाएगा, अदरवाइज मेरे पास येलो आ जाएगा। लोकल होस्ट स्लैश इंस्टॉल, यहाँ पे येलो आ गया। अगर मैं टेस्ट वन पे जाता हूँ या स्पोर्ट्स पे जाता हूँ तो स्पोर्ट्स पे ब्लू आ गया और टेस्ट वन पे येलो आ गया। सो दिस इज वन वे कि मैंने अपने आउटपुट के कलर को चेंज किया है बेस्ड ऑन द पाथ कमिंग अप। लेकिन अगर हमने यही कोड करना था तो हमें वर्डप्रेस का क्या बेनिफिट हुआ? हम वर्डप्रेस के अंदर क्या वैसे नहीं चेक कर सकते कि एक पेज कौन सा चल रहा है? क्योंकि वर्डप्रेस का तो सारा सीएमएस है, उसने अपने सारे पेजेस को मैनेज किया हुआ है, पाथ्स को मैनेज किया हुआ है। तो अगर हमने कोर पीएचपी में ही काम करना था तो व्हाई डू वी यूज वर्डप्रेस? ठीक, तो वर्डप्रेस का तरीकाकार क्या है? उसके लिए होते हैं कंडीशनल्स। कंडीशनल्स, कंडीशनल टैग्स वर्डप्रेस के अंदर, तो क्या आपके डिफरेंट टेम्पलेट कंडीशंस को वैलिडेट करवाते हैं कि करंट पेज कौन सा है, करंट कैटेगरी कौन सी है, जो भी पेज आपने ओपन किया है उसका यूआरएल अगर वो फ्रंट पेज है या नहीं। तो यहाँ पे कुछ कंडीशनल्स दिए हुए हैं। The conditional tags can be used in your template files to change what content is displayed and how that content is displayed on a particular page depending on what conditions that page matches. For example, you might want to display a snippet of text above the series of posts, but only on the main page of your blog with the is home conditional। अगर आपका होम पेज आ रहा तो आप ये स्पेसिफिक डिप शो करवा दें, नहीं तो ना करवाएं। तो is home का कंडीशनल है। सिमिलरली यहाँ पे काफी सारे कंडीशनल्स दिए हुए हैं। Warning, you may only use a conditional query tags after post selection action hook in WordPress. The WP action hook is the first one through which you can use this conditional if you have a preference to the query। चलें इसको भी छोड़ दें, यहाँ पे आप आ जाएं मेन पेज में इज होम
फ्रंट पेज पे इज फ्रंट पेज, ब्लॉग पेज पे इज फ्रंट पेज एंड इज होम, ये दोनों चल जाते हैं। आगे आए एडमिनिस्ट्रेशन पैनल के, अगर आपको चेक करने हैं एडमिन के किसी पेज पे कोई कंडीशन लगानी है तो आप इस तरह लगा सकते हैं। एडमिन बार को चेक करना तो ऐसे कर सकते हैं। सिंगल पेज, इफ जो आपने ओपन किया है पेज वो सिंगल पेज है या नहीं। जैसे अभी जो मैंने पेज ओपन किया है मेरे पास सिंगल पेज नहीं है। सिंगल वर्डप्रेस के अंदर कंसीडर होगा पोस्ट का पेज, उसको वो सिंगल कंसीडर करता है। अगर आपने पेज को चेक करना है तो उसके लिए पेज का होगा इफ इज पेज। तो अगर मैं इस करंट कोड में लिखूं इस सिंगल और एग्जिट लगा दूं, इस सिंगल जो है ये कंडीशनल है जो चेक करेगा कि क्या जो पेज अभी ओपन हो रहा है वो सिंगल पोस्ट का पेज है या वर्डप्रेस के पेज वाला पेज है। इस सिंगल बेसिकली पोस्ट के लिए होता है। पोस्ट से मुराद ये है कि वर्डप्रेस का ये जो हमारे पास डैशबोर्ड के अंदर आ रहा है ये दो सेक्शन है। सिंगल वाली फाइल पोस्टर के जितने भी पोस्ट हैं उसके लिए सिंगल की फाइल यूज होती है, यानी इसमें से कोई भी पेज ओपन करूंगा उसके लिए सिंगल टेम्पलेट्स होंगे, और पेजेस में से जाकर जितने पेज यूज करूंगा उसके लिए पेज के टेम्पलेट होंगे। ठीक है। सो इस सिंगल विल डिटरमिन कि क्या हमने पेस्ट ओपन की है, पोस्ट ओपन की है या जो है वो पेज ओपन किया। सॉरी, पेस्ट मेरे मुंह से निकल गया है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो रिफ्रेश करता हूँ तो आपके पास फॉल्स आ रहा है, इज सिंगल इज रिटर्निंग फॉल्स। ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे इस पेज चेक करूँ कि क्या ये पेज है, क्योंकि टेस्ट वन हमने एज अ पेज एंटर किया था वर्डप्रेस में। इस पेज इज रिटर्निंग वन, यानी ये कंडीशनल ट्रू रिटर्न कर रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँ कंडीशनल टैग के अंदर कि क्या मैं किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को ओपन कर रहा हूँ, जैसे स्पोर्ट्स की कैटेगरी में मुझे हेडर का कलर जो है वो ब्लू चाहिए, तो क्या कैटेगरी पे पहले तो ये चेक करते हैं क्या ये कैटेगरी पेज है या नहीं। तो आप यहाँ पे इसको लगा दें और यहाँ पे अपनी कैटेगरी पास कर दें जो कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, जैसे ये कैटेगरी है तो कैटेगरी का स्लग आप दे देंगे, या कैटेगरी का नेम दे दें, या कैटेगरी का स्लग दे दें, या कैटेगरी का आईडी दे दें। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस के कैटेगरी का आईडी दे दें, नेम दे दें, स्लग दे दें। मुझे स्पोर्ट्स के कैटेगरी के ऊपर बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है तो मुझे सर्वर पाथ चेक करने की जरूरत नहीं है। तो स्पोर्ट्स की कैटेगरी का स्लग आप नीचे अगर देखें यूआरएल में आ रहा है सिर्फ SPORTS स्पोर्ट्स, यहाँ पे नीचे यूआरएल में आएगा SPORTS स्पोर्ट्स। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ इफ इस कैटेगरी स्पोर्ट्स। ठीक है, और उसके बाद हम स्पोर्ट्स का पेज ओपन करते हैं। कहाँ से ओपन करेंगे, दोबारा इस यूआरएल को एंटर करता हूँ तो स्पोर्ट्स के पेज के ऊपर इफ इस कैटेगरी स्पोर्ट्स इज गिविंग वन, यानी कि मुझे रिस्पॉन्स ट्रू मिल रहा है। तो ये जो मैंने कंडीशन लगाई है इस कंडीशन को मैं खत्म कर दूंगा। ये रिक्वेस्ट यूआरएल में ये है यानी दैट इज नॉट माई नीड, मैं इसको यूज करूंगा। इफ इस कैटेगरी स्पोर्ट्स तो बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दे, नहीं तो येलो कर दे। तो कोर पीएचपी से निकल के आप किसमें आ गए, वर्डप्रेस में आ गए। अब वर्डप्रेस के फंक्शन को यूज करना शुरू कर दें। कोर पीएचपी के फंक्शन कोर पीएचपी तक ठीक थे। जहां पे आपको वर्डप्रेस का कोई फंक्शन नहीं मिलेगा फिर आप अपनी कस्टम लॉजिक लिख सकते हैं। कोर पीएचपी वहां पे आप यूज कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप वर्डप्रेस की ही एपीआई, वर्डप्रेस के ही फंक्शंस को यूज करें। तो अगर तो स्पोर्ट्स पेज है तो हेडर ब्लू आ गया, नहीं तो हेडर येलो आ रहा है। और येलो की जगह भी कलर ये वाला होना चाहिए जो नीचे आ रहा है बेसिकली। तो ये कलर चेक कर लेते हैं कौन सा, ऑरेंज। यहाँ पे ऑरेंज लिखता है। ठीक हो गया जी। तो अब आपको पता लग गया कि मुझे अपने कोड में जाकर बेस्ड ऑन कंडीशन किसी आउटपुट को चेंज करना है तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू दैट। लेकिन चेंज दो तरह की होती है। जैसे अगर यहाँ पे आ जाए कि मुझे स्पोर्ट्स के पेज पे जाके मैं चाहता हूँ कि ये वाले लिंक ना आए, बाकी पेजेस पे ये लिंक आए, तो ये ऐसी चेंज है जो कि डाटा की चेंज है, और डाटा की चेंज कोड के बगैर डुएबल नहीं है। ठीक है, डाटा की चेंज जो है वो कोड के बगैर डुएबल नहीं है, ये याद रखिएगा। तो लेफ्ट साइड के ऊपर मेरा मेन्यू आ रहा है और वो चाहते हैं कि मतलब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे वो मेन्यू ना आए। तो अगर मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूँ WP nav मेन्यू को और पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा ये मेन्यू यहाँ से ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये है कि ये मेन्यू मुझे रिमूव करना है सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स के पेज के लिए, बाकी पेजेस पे ही आ जाए। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ
शो अंडरस्कोर मेन्यू इज इक्वल टू, अगर स्पोर्ट्स का पेज है तो फॉल्स, नहीं शो करवाना, वैसे शो मेन्यू की प्रॉपर्टी होगी तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इफ की कंडीशन लगा दूं, इफ शो मेन्यू, इफ डॉलर शो मेन्यू, अगर तो ट्रू हो तो इस कोड को चलाओ, वरना इस कोड को ना चलाओ। तो कमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको इस ब्रैकेट में ले जाएं और अनकमेंट कर दें। अब स्पोर्ट्स के पेज के ऊपर ये मेन्यू नहीं आएगा, बाकी जगह पे ये मेन्यू आएगा। होम पे आते हैं तो आपका मेन्यू विजिबल है, स्पोर्ट्स पे जाते हैं तो आपका मेन्यू इनविजिबल हो गया। डाटा की चेंज के लिए हमेशा याद रखिएगा आपको कोड में जाना पड़ेगा। लेकिन जो पहली चेंज हमने इम्प्लीमेंट की है, ये जो पहला हमने इसका हेडर जो है येलो ऑरेंज ब्लू करने की कोशिश की है, वो ऐसी चेंज है जो कि सीएसएस की चेंज है। और सीएसएस की चेंज के लिए मैंने आपको स्टार्ट में हिट दिया था कि वर्डप्रेस क्या करता है, हर पेज की जो भी टेम्पलेट होता है वो बॉडी के अंदर ऐड करवा देता है। जैसे होम पेज ओपन किया तो यहाँ पे वो बता रहा है कि ये होम है। अगर मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स के पेज पे जाऊंगा तो यहाँ पे बॉडी में क्लास आ रही होगी स्पोर्ट्स की, कैटेगरी डैश स्पोर्ट्स की। तो अगर सीएसएस की कोई चेंज करवानी है तो जरूरी नहीं है उसके लिए कोड में जाया जाए। आप सीएसएस की चेंज बगैर, ये जो आपने ये जो हमने काम किया ये एडिशनल है, ये कलर ब्लू और कलर दिस इज ऑल एडिशनल। सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए मैं प्रॉपर वहां से यहाँ तक लेके आया हूँ कि आपने सीएसएस का चेंज करना था तो आपको ऐसे करना चाहिए। तो उसका अल्टरनेटिव वर्डप्रेस में क्या है कि जब भी आप पेज को ओपन करते हैं बॉडी में कैटेगरी का नाम आ रहा है, तो अगर आप स्टाइल डॉट सीएसएस में जाके यहाँ पे सेक्शन प्राइमरी बीजी कलर ब्लू उसका करें जिसकी बॉडी के अंदर कैटेगरी क्लास स्पोर्ट्स आ रही है, यानी वो वाली बॉडी जिसकी क्लास क्या है कैटेगरी स्पोर्ट्स, उसके अंदर अगर कोई सेक्शन आता है जिसकी क्लास क्या है प्राइमरी बीजी कलर, यानी बॉडी जिसकी क्लास कैटेगरी स्पोर्ट्स है उसके अंदर जो सेक्शन जिसकी क्लास प्राइमरी बीजी कलर है उसका कलर ब्लू कर दो, बाकियों के लिए वो क्या रहेगा, येलो ही रहेगा, ठीक है, या ऑरेंज ही रहेगा। तो जो काम आपने पहले कोड से किया है वो काम आपका सीएसएस की स्टाइल शीट से डूएबल है। तो स्टाइल शीट का सीएसएस का कोई चेंज है तो ट्राई टू डू दैट थ्रू योर सीएसएस रूल्स। आप चेक करेंगे उस पेज पे कौन सा टेम्पलेट चल रहा है, क्या सीएसएस की ऐसी प्रॉपर्टी मैं कंडीशन लगाऊं कि मेरे पास सीएसएस का रूल वैलिडेट हो जाए और इस पेज पे मेरी सीएसएस या कलर ये आ जाए, दूसरे पेज पे डिफरेंट आ जाए। लेकिन अगर डाटा की बात आ रही है तो स्पेसिफिकली आपको फिर कोड में जाना पड़ता है, चाहे आप जावास्क्रिप्ट में जाएं चाहे आप पीएचपी में जाएं, ये भी ऑप्शन आपके पास होती है कि आप फ्रंट एंड से चेंज करना चाह रहे हैं या आप बैक एंड से चेंज करना चाह रहे हैं। तो अभी मेरा जो कलर वाला पार्ट है वो इम्प्लीमेंट एज इट इज होगा। जो मेरा देखिए मैंने वहां से अपने कोड में से हेडर की फाइल में से कलर वाला जो कंडीशन थी बैकग्राउंड कलर वाली वो खत्म कर दी और यहाँ से मैंने वही को खत्म कर दिया। तो कलर मेरा चल रहा है स्टाइल शीट से। अगर मैं सोर्स में आता हूँ, WP कंटेंट में आता हूँ, थीम्स में आता हूँ, न्यूज़पेपर चाइल्ड में आता हूँ और यहाँ पे स्टाइल शीट मेरे पास आ रही है। इसके बॉटम में देखता हूँ तो ये मेरे पास रूल लग रहा है। अगर मैं स्पोर्ट्स पे जाऊंगा तो कलर ब्लू है, इस ब्लू को अगर मैं यहाँ से चेंज करके रेड करता हूँ तो ये ऊपर रेड हो गया आपके सामने। तो मेरी यहाँ से ये स्टाइल रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। और जो सीएसएस की चेंज है वो मेरी मैंने अपनी एक इंटेलिजेंट वे में अपने बॉडी के जो क्लासेस आ रही थी उनकी कंडीशन की बेस पे उसको इम्प्लीमेंट किया है। और जो मेरे डाटा का चेंज है वो मुझे कोड में जाके ही करना पड़ा है। और वैसे भी अगर आप इसको भी चेंज करना चाहें तो इसकी एक अप्रोच क्या हो सकती है, अगर मैं डाटा में भी इसको चेंज नहीं करता, अगर मैं ये खत्म कर देता हूँ इफ शो मेन्यू, इसको मैं खत्म कर देता हूँ और इस सारे कोड को भी मैं खत्म कर देता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस तरह का कोई कंडीशन नहीं चाहिए। तो एक उसका अल्टरनेटिव वे क्या है कि आप ऐसा करें कि सीएसएस में जाके अगर आपको सिर्फ हाइड करवाना है, इजी वे, कोई बंदा $5 दे रहा है इस काम के लिए तो उसका इजी वे क्या है, यहाँ पे आके आपको पता है कि इस स्पेसिफिक जो यूएल है इसका आईडी है मेन्यू टॉप नैव, तो वो वाला पेज जिसकी कैटेगरी स्पोर्ट्स है उसमें आप यूएल जिसकी आईडी मेन्यू टॉप नैव है उसका डिस्प्ले आप नन करा दें। तो विजिबिलिटी के हद तक तो आप चीजें अचीव कर लेते हैं, लेकिन अगर डाटा में चेंज आए, टेक्स्ट में चेंज आए, वैल्यू में चेंज आए और वो चेंज आपने शो भी करवानी है तो फिर आपको कोड पे जाना पड़ेगा। तो अब अगर अभी हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि होम पेज है तो ये डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के पेज पे जाऊंगा तो इसका कलर भी ब्लू हो जाएगा और ये गायब भी हो गए और मुझे हेडर में कोड भी नहीं करना पड़ा।
तो ये छोटा सा जो स्मार्ट और इंटेलिजेंट वे है, आप इसको जहन में रखिएगा जब भी आप वेबसाइट बना रहे हो, कस्टमाइजेशन कर रहे हो, तो ट्राई टू फिगर आउट कि यार पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं जिनको मैं यूज कर सकता हूँ जिसमें मेरा टाइम बचे। अब अगर कोई क्लाइंट आपको छोटा मोटा इस तरह का चेंज करवाना चाहता है और वो सिर्फ आपको वर्डप्रेस की एडमिन की एक्सेस देता है और कोड की एक्सेस नहीं देता, तो आपको पता है कि एडमिन के अंदर मेरे पास जो है स्टाइल शीट को ऐड करने का तरीका अवेलेबल है, प्लगइन के थ्रू मैं कस्टम स्टाइल शीट ऐड कर सकता हूँ, स्टाइल शीट में मैं रूल लगा सकता हूँ, तो आई शुड गो फॉर दैट वे। कि मैं दूसरा तरीका क्या है कि उससे सी पैनल लूँ, उसका सारा कोड पिक करूँ, डाउनलोड करूँ, लोकल होस्ट पर सेट करूँ, फिर उसमें चेंज करूँ और फिर वापस उस चेंज को सर्वर पर डिप्लॉय करूँ, तो वो मुझे काफ़ी सारा टाइम कॉस्ट कर देगा। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द क्लाइंट, बेस्ड ऑन क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग जो है आपने ये डिसीजन करना है कि आपको किस स्पेसिफिक ऑप्शन के साथ जाना है। ऑप्शन सारी आपके पास अवेलेबल है, सब टू यू। ठीक है। अच्छा जी, अब वापस आते हैं जिस काम पे हम पहले आ रहे थे कि मुझे जो टॉप है दैट वो जो मुझे ब्लू चाहिए, तो मेरे दोनों कलर आई थिंक सेम है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और कलर पिकर से अगर मैं कलर पिक करूँ, जैसे अगर मैं इसको पिक करूँ यहाँ से और ये चेक करना है कि ये ब्लू बैकग्राउंड किस डिव पे लगा हुआ है, तो वन बाय वन डिव्स पे आते जाए और ये बॉर्डर अपना बॉर्डर बॉटम कलर और बैकग्राउंड ये लगा हुआ है, इसको कॉपी कर लें और अपने पास CSS में जाएं और सेक्शन प्राइमरी बीजी कलर, क्योंकि मुझे सारे पेजेस के ऊपर यही चाहिए, तो अब आप सब पेजेस पे यही लगा दें। अच्छा जी, दूसरी चीज़ क्या है कि ये आइकॉन्स नहीं आने चाहिए, तो हेडर की फाइल में जाएं वापस और यहाँ पे सर ये सोशल मीडिया आइकॉन्स हैं जो कि इस सोशल डिव में आ रहे हैं। और ये सोशल डिव जो है, क्योंकि अब आपकी ये चाइल्ड फाइल है, तो आप इसको यहाँ से डायरेक्ट खत्म कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप इसको, या दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे हमेशा आप यहाँ पे स्टाइल लगा लें या CSS में आके इसको आप यहाँ से नल कर सकते हैं, लेकिन नल करने का आपको नुकसान क्या होगा कि ये जो है पेज पे डिव लोड होगी और रिसोर्सेज लोड होंगे, नन आप कर देंगे, लेकिन ये जो लोड टाइम है इमेजेस का, आइकॉन्स का, फॉन्ट्स का, वो लेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कल को एडमिन के अंदर कोई फंक्शनैलिटी इस तरह की हो कि आप ये सोशल आइकॉन वैसे ही खत्म कर सकें, तो सबसे पहले क्या काम करना चाहिए आपको, इस स्कीम की जो कस्टमाइज का सेक्शन है एडमिन में वो देखना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ें अगर आप कोड से खत्म करेंगे वो परमानेंटली खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको टॉगल इफेक्ट चाहिए कि आप ऑन ऑफ कर सकें उस फंक्शनैलिटी को, तो दैट इज बेस्ट। तो जो आपके थीम की चेंजेस होती हैं वो आपके कस्टमाइज के पैनल में शो हो रही होती हैं, तो अपेयरेंस में जाएं, कस्टमाइज में जाएं और चेक करें सबसे पहले इस थीम के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस कौन कौन सी अवेलेबल है। तो हेडर ऑप्शंस, सबसे पहले जनरल ऑप्शंस चेक करते हैं। जनरल ऑप्शंस में कलर्स एंड फॉन्ट्स आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट की ऑप्शन नहीं है, प्रो में अवेलेबल है, पोस्ट शो करवानी है ऑथर की नहीं, सोशल मीडिया लिंक्स ये सारे आ रहे हैं, आप यहाँ से चाहें तो उनको डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। और अगर आप देखें थोड़ा सा, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 आपके लिंक्स हैं। अगर आप इनको यहाँ से रिमूव करते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको जो है वहाँ से उनको ख़त्म करने, कोड को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल को अगर आप ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये DB में क्योंकि डेटाबेस में सेव हो रहे हैं, तो आप कल को ऐड करेंगे डेटाबेस में स्टोर भी हो जाएंगे और आपके हेडर के कोड के थ्रू ये विजिबल भी हो जाएंगे। तो बजाय इसके कि आप कोड को रिमूव करें, आप उसको एडमिन से रिमूव करना है। ठीक है। तो कुछ लोग इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते और डायरेक्ट जो चीज़ नज़र आ रही है CSS से चेंज कर दिया, कोड में जाके चेंज कर दिया, तो दोज डेफिनेटली आर कॉल्ड बैड डेवलपर्स। इनको ख्याल करना चाहिए, अगर कंट्रोल अवेलेबल है, कल को क्लाइंट को सोशल विजिट्स ऐड करने पड़ ही जाए और यहीं पे ऐड करने, तो क्या कोड दोबारा करने बैठोगे? स्मार्टली काम करो। चलें जी, यहाँ पे आते हैं इनकॉग्निटो वाले पे।
नहीं, इसको यहाँ से लॉग आउट करें। अच्छा जी, तो होम जो हेडर था मेरा वो तकरीबन सेम हो जाएगा अगर इसको आप पुश करें राइट पे, इस तरह ये राइट पे, और नीचे ये बॉर्डर बॉटम कलर आ रहा है वो दें, और दूसरा आप कंटेंट की विड्थ चेक कर लें। टॉप नैव के अंदर कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर है सर्च ब्लॉक के अंदर सोशल आइकॉन, सोशल यहाँ पे सोशल आइकॉन जो है वो ये RSS फीड के अंदर ही आ रहा है। अच्छा, और बाकी आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ठीक है। ये ठीक है, ओके। सो यहाँ पे ये मार्जिन्स क्यों आ रहे हैं, इनको खत्म करें। कंटेनर आपने दिया हुआ है जिसकी वजह से आपकी 1170 पिक्सल विड्थ आ रही है। यहाँ पे जो आपका कंटेनर दिया हुआ है इसकी विड्थ आपको यहाँ पे 98% आ रही है, मार्जिन जीरो ऑटो। तो अगर हम यहाँ पे भी विड्थ 98% कर देते हैं, ठीक। स्टिल विड्थ जो है वो हमारे पास फिक्स आ रही है। क्यों फिक्स आ रही है उसको देखते हैं। ये है जी मिनिमम विड्थ 1200 पिक्सल के ऊपर ये मीडिया क्यूरी लग रही है, और देखो सर, ये नीचे मैक्स विड्थ की प्रॉपर्टी लगी है 1100 पिक्सल। जब आपने विड्थ में 100% दिया है तो वो मैक्स विड्थ के हिसाब से 100% ले रहा है, यानी 100% मैक्सिमम 1100 पिक्सल। इस प्रॉपर्टी को आप यहाँ से खत्म करें तो आपकी कंटेनर की विड्थ मुकम्मल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इस कंटेनर के साथ मुझे एक क्लास चाहिए। तो व्हाट कैन आई डू, या तो मैं क्लास ऐड कर लूँ, या मैं करूँगी बॉडी के अंदर जो मेरे पास बेसिकली सेक्शन आ रहा है, बॉडी के अंदर हेडर के अंदर सेक्शन जिसकी क्लास ये है, ठीक है, और उसके अंदर जो कंटेनर आ रहा है div डॉट कंटेनर, उसकी आप जो मैक्स विड्थ है वो 100% कर दें, और विड्थ जो है वो 98% कर दें जितनी वहाँ पे दूसरी प्रोडक्ट में दी हुई है। मैक्स विड्थ 100% होगी तो वो अपने पेरेंट का, इसका जो पेरेंट है ये हेडर, उसका 100% ही लेगा। और यहाँ पे आप मैक्स विड्थ 100% कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विड्थ पूरी हो सकती है, लेकिन राइट नाउ जो विड्थ मुझे चाहिए वो पूरी नहीं चाहिए, 98% चाहिए। और मार्जिन जीरो ऑर्डर कर देंगे तो वो सेंटर अलाइन भी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे रिफ्रेश करें, ठीक हो गया। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये एक स्क्रॉल का डिफरेंस आ रहा है। ये बाद में इसको देखेंगे लास्ट में कि ये कैसे हम फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे आपके स्क्रॉल नहीं आ रहा, स्क्रॉल दूसरा आ रहा है आपका जो गायब हो जाता है, ठीक है। और बाकी लेफ्ट साइड से राइट साइड से अगर आप थोड़ा सा आप रूलर से मार्जिन ले लें तो दैट विल बी गुड। यानी कि ये वेबसाइट है और ये रूलर एक्सटेंशन है, इससे मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। विड्थ आ रही है 12, और यहाँ पे विड्थ आ रही है तकरीबन यहाँ पे भी 12 ही है। तो इधर आए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि लेफ्ट साइड पे विड्थ को बढ़ा रही है, दैट इज कॉलम। कॉलम के ऊपर लेफ्ट साइड पे पैडिंग लगी हुई है, पैडिंग लेफ्ट 15 पिक्सल है। इसको अगर आप खत्म करेंगे तो आपके लेफ्ट की तकरीबन 12 बन जानी चाहिए, ठीक है। और कुछ रो की वजह से भी आई थिंक पैडिंग आ रही है। कॉलम, मेन्यू, टॉप मेन्यू, आइटम को भी लगी हुई है लेफ्ट साइड पे 5 पिक्सल, ठीक है। तो अब आपकी तकरीबन ये 12 पिक्सल ही बन जाएगी।
ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप सेट करके ओवरराइड करके अपना जो रिक्वायर्ड आपकी है फंक्शनैलिटी उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन एक बात का लाजमी ख्याल रखिएगा कि ये जो हम कोडिंग कर रहे हैं दिस इज फॉर बिगर स्क्रीन। हम लैपटॉप पे चेंज कर रहे हैं, लैपटॉप पे चेंज करने की वजह से मोबाइल पे भी इसको इफेक्ट करेगा। तो आपने जो सी एस एस लिखनी है वो जनरल नहीं लिखनी, ठीक है। आपने जो सी एस एस लिखनी है वो आपने डिवाइस स्पेसिफिक लिखनी है। अगर आप लैपटॉप के ऊपर कोई व्यू चेंज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसको अपने पास लैपटॉप स्क्रीन के लिए ही ऐड करें। जैसे @मीडिया, आपको पता है कि अगर आपने मीडिया गिरी लगानी है तो यहाँ से उठा लेते हैं, मुझे दिमाग याद नहीं है मीडिया गिरी का सिंटैक्स। तो ये आप पिक कर लेते हैं और यहाँ पे आप एक सेक्शन चाहे बना लें। और यहाँ पे आप दे दें हेडर सी एस एस मीडिया, हेडर सी एस एस सेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे वो अपना मीडिया क्यूरी लिखें और जो आपको रूल मीडिया क्यूरी में लगाना है वो आप मीडिया क्यूरी में लगाएं। तो ऐसी डिवाइस जो कि स्क्रीन है और उसकी मैक्स विड्थ 992 पिक्सल है। तो मैक्स विड्थ 992 का मतलब ये है कि मैक्सिमम लैपटॉप स्क्रीन होगी। मैं इस टाइम जो हूँ एलसीडी यूज कर रहा हूँ, तो एलसीडी की विड्थ जो है अभी राइट नाउ जो मैंने रेजोल्यूशन की है वो 1280 पिक्सल है। तो मैं चाहता हूँ कि वो सारी मीडिया डिवाइसेस जहाँ पे स्क्रीन यूज हो रही है एंड जिनकी मिनिमम विड्थ 992 पिक्सल है, यानी 992 से ऊपर ऊपर जितनी भी डिवाइसेस हैं, मेरा लैपटॉप हो सकता है, एलसीडी हो सकती है, प्रोजेक्टर
आवाज आ रही है आप लोगों को? कैन यू गाइस लिसन टू मी नाउ? हेलो? हेलो? अच्छा, आप लोगों को अगर आवाज आ रही है तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं कंटिन्यू करूं और लेट मी कंप्लीट व्हाट आई स्टार्टेड। ओके, ग्रेट। अच्छा, वापस आते हैं अपने कोड पे। आई वाज टॉकिंग कि हमें जो कोड करना है बेसिकली वी शुड प्लेस इट इन अ मीडिया क्वेरी जो कि हमारे डिवाइस पर को फॉलो कर सके। सो बॉडी का कोड जो था मैंने कॉपी किया था अपने पास और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। सो राइट नाउ मेरे पास जो बॉडी की चेंजेस हैं दैट शुड इम्प्लीमेंट और हेडर की जो मैंने चेंजेस किए हैं वो 992 पिक्सल से अबव स्क्रीन पे अप्लाई होनी चाहिए। सो अभी जो मेरी डिवाइस विड्थ है आई थिंक इट्स अराउंड 1100। सो यहाँ पे ट्राई करते हैं कि अगर अपनी चेंजेस हम देख सकें। जब आप इंस्पेक्ट करेंगे तो सीएसएस की आपकी जो चेंजेस हैं वो मीडिया क्यूरी जो आपकी अप्लाई हो रही होगी वो सीएसएस में इंस्पेक्टर में आपको नजर आएगी। ठीक है, जैसे मैं रिस्पॉन्सिवनेस को क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ से मैं स्टॉप नैव मेन्यू को या इस कंटेनर को पिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास मैक्स फिट 100%, 98% वो क्यूरी इजीली अवेलेबल है, यानी कि 992 से अबव मेरी डिवाइस विड्थ है तो ये क्यूरी अभी अप्लाई हो रही है। ठीक है। सो अब मोबाइल पे इसका डिस्प्ले क्या होगा? मोबाइल पे इसका ये डिस्प्ले होगा जो कि ऑलरेडी था, क्योंकि मोबाइल पे हमने कोई चेंज नहीं किया। तो मोबाइल पे आपको क्या फॉलो करना है, जो आपका कोड उधर था उस फाइल के अंदर, जो फाइल हम लोगों ने ओपन की हुई थी इन ये जो वेबसाइट है हमारी बेसिकली, इसका लिंक जो हमने जिस फाइल से ओपन किया था फाइल अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो ये लिंक हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ से देख लेते हैं कि इसका मोबाइल व्यू क्या होना चाहिए। तो मोबाइल व्यू पे आते हैं तो आपका जो टॉप बार है वो ऊपर आ रहा है और आपके हेडर मेन्यू बिल्कुल नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब है कि मोबाइल व्यू पे ये जो मेन्यू है दैट शुड बी डिस्प्ले नन। तो डिस्प्ले नन करेंगे तो ये सिचुएशन है, और इसको फॉलो करने के लिए यहाँ पे आपके सर्च बटन की जगह आइकॉन होना चाहिए जिसको हम ऐड कर सकते हैं। और इसके नीचे RSS फीड है, इसको अभी इग्नोर कर दें RSS फीड को। सो कोड में वापस आए अपने CSS के कोड में और यहाँ पे आके आपकी जो डिवाइस विड्थ 992 से नीचे, यानी जिस डिवाइस की मैक्स विड्थ 992 पिक्सल है वो सारी आपकी टैबलेट और मोबाइल डिवाइसेस होंगी। तो यहाँ पे आपको फॉलो करना है अपने CSS रूल को। सेक्शन टॉप नैव यूएल, इसके अंदर आप डिस्प्ले नन लगा दें। ठीक है, रिफ्रेश करें। तो अब आप मोबाइल डिवाइस पे आएंगे तो आपको मेन्यू नहीं नज़र आएंगे क्योंकि मेन्यू में डिस्प्ले नन लग रहा है। और अगर आप लैपटॉप पर जाएंगे तो आपकी विड्थ जो है वो उस जो आपकी सोर्स वेबसाइट है उसी को कि कितनी हाइट है हमारे पास। रूलर से इसकी भी हाइट आप फाइंड आउट कर लें। इट्स अराउंड 28, तो इसकी हाइट थोड़ी सी आप इंक्रीज कर लें, इसको थोड़ा सा बॉर्डर बॉटम दे दें। तो अभी राइट नाउ आई थिंक इट्स अराउंड 30। ओके, बिल्कुल टॉप से आप आएंगे तो 28 और यहाँ पे आपकी 30 है, तो 2 पिक्सल का आपका बॉर्डर आ जाएगा। 2 पिक्सल इसका पैडिंग अगर आप दे दें तो आपकी हाइट विल बी सेम। सो
किस तरह से आप इसको फिगर आउट करेंगे कि आपको पैडिंग देनी है या आपको हाइट देनी है, ये फिगर आउट करना आपका ज़रूरी है। इस सर्च बॉक्स की हाइट चेक करें, यहाँ पे क्या आ रही है। कंप्यूटर सेक्शन में इसकी हाइट है 13 और इसकी पैडिंग है 9 और 8 17, 17 और 13 30। यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है इसकी हाइट क्या है, 22 और 4 26 और 4 30 दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये है कि नीचे पहले पैडिंग बॉर्डर देते हैं, उसके बाद जो है फर्दर ट्राई आउट करते हैं। ये सेक्शन है, इसका बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड, और कलर जो है आपका लेट्स सपोज ब्लू है, तो कलर आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। ये कलर आपके बॉर्डर बॉटम का है, और ये देखें क्योंकि 4 पिक्सल का उसने बॉटम दिया हुआ है, इसकी टोटल 34 बन जाती है। सो लेट्स मेक इट सेक्शन, कहाँ पे, यहाँ पे सेक्शन डॉट टॉप नैव, इसके अंदर आपको बॉर्डर बॉटम देना है 4 पिक्सल का सॉलिड, और ये कलर होना चाहिए। तो तकरीबन आपका वही व्यू क्रिएट हो गया जो वहाँ पे है। बाकी कंटेंट इसके अंदर जो आ रहा है वो चेंज आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अच्छा जी, अ, हमारा हेडर सेम हो गया। अगला हमारा कंटेंट क्या है कि जी यहाँ पे लोगो आना है। लोगो की अपनी हाइट की वजह से ये सेक्शन बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लोगों को अगर कोई हाइट दी होगी, इस टिप को यहाँ पे हाइट इंप्लीमेंट हो रही होगी। याद रखिएगा हमेशा जब भी आप वेबसाइट के अंदर कोई पिक्चर ऐड करेंगे तो कभी भी आपने उस पिक्चर को हेडिंग वो नहीं देनी, हाइट और विड्थ नहीं देनी। हमेशा पिक्चर के रैपर को हाइट और विड्थ देनी है, और पिक्चर की विड्थ आपने ऑटो रखनी है ताकि वो स्ट्रेच ना हो। कंप्यूटर सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो इस सेक्शन की हाइट है हमारे पास 128 और विड्थ है 1246, और मार्जिन ऊपर 5 पिक्सल का आ रहा है। इससे ऊपर ये जो हेडर है इसको पैडिंग लग रही है 25 पिक्सल की, और इसकी टोटल हाइट है 133। सो इट डिपेंड्स अपॉन के हमारे पास ये जो लोगो रिसोर्स है इसकी बेसिकली हाइट क्या है। इसकी टोटल हाइट 118 पिक्सल यहाँ पे ओरिजिन पे आ रही है। सो इसको ओपन करें, न्यू टैब में इस पिक्चर को सेव करें, और यहाँ पे हमें अपना लोगो चाहिए। सो दिस स्पेसिफिक सेक्शन इज फॉर लोगो। अब देखें कितनी सिमिलैरिटी है, उसने भी ये सेक्शन लोगों के लिए रखा हुआ है और हमने भी ये सेक्शन लोगों के लिए ही हमें चाहिए था। तो क्लोजली रिलेटेड थीम का आपको ये बेनिफिट हो जाता है। अब एडमिन में जाते हैं, यहाँ से लोगो अपडेट करते हैं अपना। अपीयरेंस, कस्टमाइज, यहाँ पे हेडर ऑप्शंस, हो सकता है यहाँ पे कंट्रोल हो। वैसे तो वेबसाइट का जनरल यहाँ पे कंट्रोल होता है, उसमें आपके पास ऑप्शन होती है लोगो वगैरह एंटर करने की। लोगो, पेरेंट्स, साइट इन्फो के नाम से एक कंट्रोल होता था विजेट्स के अंदर कस्टमाइज में, जहाँ पे वो अपना
हेडर जो है उसको अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी होना चाहिए। ये पूरे सेक्शन को आई थिंक बैकग्राउंड दे रहा है शायद हेडर इमेज के थ्रू। यहाँ पे आ गया हेडर, ये आइडेंटिटी में लोगो, यानी हेडर की ऑप्शन के अंदर हेडर इमेज में जाएंगे और बल्कि ये आपका कंट्रोल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसको पिक करेंगे साइट आइडेंटिटी, ये कंट्रोल साइट इन्फो कह रहा था, साइट आइडेंटिटी के अंदर यहाँ पे आप लोगो सेलेक्ट करेंगे। तो जो लोगो आपने डाउनलोड किया है वो डाउनलोड में से आप पिक कर लें, सिलेक्ट करें और सारे का सारे विजिबल चाहिए, क्रॉप नहीं करना। ठीक है, स्किप क्रॉपिंग और पब्लिश करें इसको। और इनकॉग्निटो मोड में इसको ओपन करके ज़रा चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका लोगो आ गया। अभी आपको चाहिए सेंटर में। अच्छा जी, कॉल SM12, इसको अगर आप डिस्प्ले टेबल कर दें और मार्जिन 0 ऑटो कर दें तो आपका लोगो सेंटर हो सकता है। एक्चुअली नहीं हुआ क्योंकि ये एंकर अप्लाई हो रहा है। एंकर का डिस्प्ले ब्लॉक करें सबसे पहले, तो ये पूरा अपनी विड्थ लेना शुरू कर देगा। और अगर इसके अंदर टेक्स्ट लाइन सेंटर करते हैं तो आपका इमेज जो है वो सेंटर में आ गया। सो यहाँ पे क्लास लग रही है कस्टम लोगो लिंक की, तो अपने CSS में जाके इस क्लास पे आप कोड करना है। तो क्योंकि ये लोगो आपको हमेशा सेंटर में चाहिए, तो आप a.custom-logo-link टेक्स्ट लाइन सेंटर और डिस्प्ले इसका ब्लॉक कर। ठीक है, इस पेज को आप रिफ्रेश करेंगे तो इट विल गिव यू द सेम लुक। और साथ ही अपने सोर्स को भी ओपन करना है। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे ये शेडो आ रहा है दोनों साइड से, तो उसके लिए आप फाइंड आउट कर लें शेडो कहाँ पे प्ले हो रहा है। फेड इन की ये क्लास लगी है हेडर कंटेंट के ऊपर, तो मे बी यहाँ पे कोई एनिमेशन हो। ये बैकग्राउंड पे पिक्चर लगी हुई है। ठीक है, ये पिक्चर है जिसकी वजह से शेडो आ रहा है। इसको ओपन टैब, न्यू टैब में ओपन करें और ये आपका बेसिकली शेडो आ रहा है। तो आप शेडो ऊपर से भी दे सकते हैं। आप बॉर्डर शेडो की एक प्रॉपर्टी होती है CSS के अंदर, उसको यूज़ करके तो आप शेडो लगा सकते हैं। तो अगर हम इस टॉप नैप के ऊपर एग्जैक्ट बनाना है तो जो इमेज उसने लगाई है वो आप ही लगा लें, तो आपका एग्जैक्ट हो जाएगा। ये शेडो आ गया और बड़ा अजीब सा शेडो है। शेडो इज नॉट सो क्लियर। इस तरह का शेडो चाहिए हमें। जैसे ये साइड पे शेडो आ रहा है। So I'm not a very huge fan of this shadow thing, लेकिन रिक्वायरमेंट है तो लगाना पड़ेगा। हम्म,
थोड़ा सा हल्का सा शेडो आपका भी ऊपर आ गया जैसे उसका आ रहा है। तो ये आपने लगाया है सेक्शन लोगों के ऊपर, ठीक है। अगर एग्जैक्ट करना है आपका क्लाइंट इसको पसंद करेगा, अगर एग्जैक्ट करना है तो आप वही पिक्चर यूज़ कर सकते हैं जो उसने की है, लेकिन मुझे वो अच्छी नहीं लगी इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा। तो यू कैन प्रोवाइड सजेशन टू योर क्लाइंट आल्सो। ज़रूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल ही मक्खी पे मक्खी मारनी है। अगर वो कहेगा कि नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए तो आप चेंज कर सकते हैं, बट दिस लुक्स बेटर देन द सोर्स। ये हल्का सा शेडो आपका ऊपर आ गया क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये वाला यूनिफॉर्म शेडो है। सारा टोटल विड्थ में एक जैसा ही है, ठीक है, सारी इस डिप का ऊपर से नीचे का। अच्छा जी, आगे आप क्या करना चाह रहे हैं? ये मेन्यू बनाना चाह रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम है। तो 10 आइटम्स आप कहाँ से ऐड कर सकते हैं? अगेन अपने एडमिन में जाएं और अपेयरेंस में मेन्यू में जाके आप मेन्यू सारे क्रिएट कर सकते हैं। तो अपेयरेंस में जाएं और मेन्यूज में जाएं और यहाँ पे आप बजाय इसके कि इस सारे मेन्यू को इसकी काट पे छाड़ करें, ट्राई टू क्रिएट अ न्यू मेन्यू। और न्यू मेन्यू आप कैसे बना सकते हैं, क्या तरीके का है? पहले तो मेन्यू लोकेशन देख लें कितनी है आपके पास। दो टॉप मेन्यू और प्राइमरी मेन्यू। प्राइमरी मेन्यू आपका जो मेन आ रहा है, टॉप मेन्यू जो होम पेज 1 2 3 तीन लिंक्स आ रहे हैं जिनको हमने हाइड करवाया है। सो मुझे एक मेन्यू क्रिएट करना है। यहाँ मैं नया मेन्यू बनाता हूँ, न्यू मेन्यू बनाता हूँ, ठीक है। ओ गॉड, उसने इसी को जो है वो अपडेट कर दिया है। मुझे एक नया ये आ रहा है लिंक, इसको वापस मेन मेन्यू करना है। आपको न्यू स्क्रीन चाहिए, ये क्रिएट है मेन्यू। यहाँ पे आके अब अपने अपनी एंट्री करेंगे, न्यू मेन्यू, ठीक है। और न्यू मेन्यू के अंदर आपको कितने लिंक चाहिए जो यहाँ पे डिफाइन हुए हैं? इसके अंदर 10 टोटल। तो होम, फॉरम, लैपटॉप वगैरह ये सारा कुछ आपको चाहिए। होम तो बेसिकली होम पेज होगा। फॉरम के अंदर उसने इसका लिंक दिया हुआ देखें। अगर आप ये देखें, अगर आप इस वेबसाइट को एक्सेप्ट कर देते हैं कि प्रोजेक्ट करेंगे तो आप ये फॉरम वाली भी फिर उसको साथ लिंक करके देंगे या बना कर देंगे, ठीक है। तो पहले वेबसाइट को, प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट करने से पहले एक एक पेज को जाके चेक करें। अब इसका मतलब है कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट 10 15 20 25 डॉलर में उठा लेता हूँ तो क्या मैं दो वेबसाइट्स बना के दूंगा, ये भी बना के दूंगा, फॉरम भी बना के दूंगा और फिर उसका लिंक लगा के दूंगा? तो ये अंडरस्टैंडिंग आपने पहले कर लेनी है। इसको ही कहते हैं रिक्वायरमेंट चेकिंग या एनालिसिस। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे होम चाहिए, फॉरम चाहिए, लैपटॉप और लैपटॉप पार्ट्स, ये कैटेगरीज हैं। लैपटॉप बायोस बिन, लैपटॉप पार्ट्स, फॉर सेल, रिपेयरिंग, ये 4 कैटेगरीज हैं। इनको पहले ऐड करना है, ठीक है। 1 2 3। सो एडमिन में जाएं, पोस्ट के अंदर कैटेगरीज में जाएं, यहाँ पर जाके लैपटॉप बायोस बिन ये कैटेगरी ऐड करें। लैपटॉप, यहाँ पे आपने छोटा ही एंटर करना है या रीडेबल अपर केस लेटर के अंदर किस तरह आपके लिए रीडेबल हो, कैपिटलाइज करके लैपटॉप बायोस बिन। जब आप शो करवाते हैं तब आप CSS में इसको अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कैटेगरी आपने ऐड कर दी, स्लग इसका ऑटोमेटिकली यही क्रिएट हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी है जी लैपटॉप पार्ट्स, और ये भी एज इट इज ऐड हो गई। तीसरी कैटेगरी है फॉर सेल। तो अभी मैं सिर्फ 4 से 5 लिंक ऐड करने लगा, बाकी आप बाद में कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 लिंक मेरे पास आ गए। सो अब मुझे वापस जाना है अपने मेन्यू के अंदर और पहला मुझे चाहिए होम पेज। तो मेरा होम का जो भी लिंक होगा, यहाँ से मैं अपना होम जो है उसका उसको व्यू ऑल करता हूँ क्योंकि ये पेजेस हैं। पेजेस में से मुझे होम पेज चाहिए, तो होम पेज मैंने इसमें एंटर कर दिया। ऐड टू मेन्यू किया तो यहाँ पे होम पेज आ गया। अगला मुझे कस्टम लिंक चाहिए फॉरम का, ठीक है। उसका होगा जो टेक्स्ट होगा दैट विल बी फॉरम, और यहाँ पे लिंक होगा HTTPS, जो भी यहाँ पे फॉरम का लिंक आ रहा है। तो ये लिंक मैं दे दूंगा वहाँ पे, HTTPS forum डॉट lab1insight.com।
और ये फॉर्म और ऐड टू मेन्यू कर दिया मैंने। और इसके बाद नेक्स्ट मुझे लिंक चाहिए लैपटॉप बायस बिन, लैपटॉप पार्ट्स आर फॉर सेल। तो वो कैटेगरी के हैं तो कैटेगरी में आए और कैटेगरी के लिंक आप पिक करना है। व्यू ऑल पे क्लिक करें, यहाँ पे लैपटॉप बायोस बिन, लैपटॉप पार्ट्स ये दोनों ऐड करें। और तीसरा है जी हमारे पास फॉर सेल, इसको भी ऐड करना है। ठीक है, यही अरेंजमेंट चाहिए हमें। इस मेन्यू को सेव करते हैं और ऐसा करते हैं कि मैनेज लोकेशन में जाते हैं और प्राइमरी मेन्यू में मेन मेन्यू की जगह जो न्यू मेन्यू हमने बनाया उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। और अब अगर हम अपने होम पेज पे वापस आते हैं तो वी विल फाइंड आवर न्यू मेन्यू इम्प्लीमेंटेड हियर। ठीक है, होम फॉरम लैपटॉप बायोस बिन लैपटॉप पार्ट्स। एक मसला आ रहा है कि इनका जो टेक्स्ट है वो स्मॉलर केस में है, तो उसको हम बिगर केस में कर लेते हैं। तो व्हाट वी शुड डू, अपने CSS में वापस आते हैं और यहाँ पे आके स्टाइल लिखते हैं। वो यूआरएल जिसका आईडी ये है उसके अंदर LI के अंदर एक ए आ रहा है, उसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है उसको अपर केस कर दो। ये लैपटॉप पे मोबाइल पे अपर ही रहना, तो ये विदाउट मीडिया क्यूरी हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, फिर इसका बैकग्राउंड कलर यूआरएल का चेंज करें, नीचे बॉर्डर दें, तो सेम लाइक जो आप CSS का पहले काम कर रहे थे उस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो इन द मीन टाइम कोई क्वेश्चन आपके हो तो मुझे पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियोस आप साथ साथ कवर करते जाएंगे, इस प्रोजेक्ट को साथ साथ बना लेंगे तो डेफिनेटली आप इजीली काम कर सकते हैं किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे किसी भी क्लाइंट के साथ। ठीक है, कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे बातचीत होती है। अल्लाह हाफिज़।